हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। ओके, चैप्टर फिर वही बहुत बड़ा है, मैं आपसे यही कहूँगा, है ना। लेकिन प्लीज़ कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है प्यारे बच्चों वो है प्रिज्म, और दूसरा इंपॉर्टेंट सेक्शन है प्यारे बच्चों टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, है ना। इनके ऊपर ज़्यादातर सवाल पूछे जाते हैं। फिर एक आधा क्वेश्चन प्यारे बच्चों कहीं ना कहीं कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज के ऊपर जरूर पूछा जाता है, तो हम लोग उसी पर चर्चा करेंगे। अच्छा, मैं कमेंट सेक्शन में देख रहा था कि आप लोग बात कर रहे थे कि सर कुछ 2019 और 2020 यानी कि 2019 और 2020 के क्वेश्चंस ज़्यादा बढ़िया रहेंगे प्रैक्टिस करने में। बिल्कुल, आप उसके लिए निश्चिंत रहें। इस कोर्स के बाद जो हमारा अगला कोर्स आने वाला है प्यारे बच्चों, वो आपके पूरे पेपर डिस्कशन का होगा, जिसमें पूरे 2019 2020 के डिटेल सॉल्यूशंस आप लोगों को प्यारे बच्चों हम लोग कराएंगे, है ना। और उसी समय के अंदर वो सब चीज़ें हम कराएंगे। और अभी जो हम लोग इसमें क्वेश्चंस यूज़ कर रहे हैं, अगर मान लो थोड़े से पुराने साल के हैं तो प्लीज़ उनको कनेक्टेड करें, क्योंकि पुराने साल वाले क्वेश्चन की तो रिपीट होने की संभावना ज़्यादा रहती है। दूसरी चीज़ प्यारे बच्चों, जो पुराने ईयर वाले जो क्वेश्चंस हैं वो अभी हो जाएंगे तो हो जाएंगे, वरना फिर आप लोग उनको कभी नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए बस मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ, ट्यून्ड रहें और कमेंट बॉक्स में इस तरह की चीज़ें लिखें, तो उससे क्या होता है, थोड़ा सा हम लोग भी उसी हिसाब से आपको इन्फॉर्मेशन पास ऑन करते हैं, जिससे चीज़ें आपस में कनेक्टेड रहते हैं। तो ठीक है प्यारे बच्चों, आइए फटाफट से बढ़ते हैं आगे और करते हैं ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स की शुरुआत। हाँ जी, पहला सवाल प्यारे बच्चों रोटेशन ऑफ मिरर के ऊपर है। फिगर शोज ए प्लेन मिरर ऑन टू विच ए लार्ज लाइट रेज इंसिडेंट, द इंसिडेंट लाइट रेज टर्न बाय 10 डिग्री एंड द मिरर बाय 20 डिग्री एज शोन, देन द एंगल टर्न बाय द रिफ्लेक्टेड रे। तो प्यारे बच्चों रिफ्लेक्टेड रे कितना एंगल टर्न करेगी, इस पर अपने को क्या करनी है, चर्चा करनी है ना। ये बात सब बच्चे जानते हैं कि अगर किसी मिरर को थीटा डिग्री रोटेट कराया जाता है, प्यारे बच्चों ये इंसिडेंट रे है, ये है रिफ्लेक्टेड रे। इस बात का आप लोग विशेष ध्यान रखें कि मैं यहाँ पर अब R1 यूज़ करूँगा। R1 मतलब मिरर को रोटेट करने से पहले जो रे थी। आप भी आदत बना लें ऐसे क्वेश्चन को करने से पहले इसको R1 कहें, ताकि जब मिरर रोटेट कर जाए तो मिरर रोटेट करने पर प्यारे बच्चों जो रे हो उसको आप क्या कहें, R2 कहें। तो ध्यान रहे क्या थ्योरम होती है। थ्योरम बहुत सिंपल सी है कि अगर ये मिरर थीटा एंगल रोटेट करता है तो उसी सेंस ऑफ रोटेशन में प्यारे बच्चों जो रे होती है वो 2 थीटा से क्या कर जाती है, रोटेट कर जाती है। क्लियर है, कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलें प्यारे बच्चों, इसके ऊपर फटाफट से इस क्वेश्चन को समझते हैं। ये इंसिडेंट रे है। अच्छा, एक छोटी सी बात मैं आपको और बता दूं, क्या कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो आप देख रहे हैं वो ये रहा, दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, दिस इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, सब बच्चे जानते हैं, चाहे कैसा भी मिरर हो, स्पेशली प्लेन मिरर के केस में। अब मैं आपसे कह रहा हूँ यार एंगल आई बढ़ा, ये रे अगर ऐसे आई तो प्यारे बच्चों ये वाली ऐसे जाएगी ना, क्योंकि आर भी तो बढ़ेगा ना। आई बढ़ेगा तो आर बढ़ेगा, और अगर मैं तुमसे कहूँ कि आई कम हो रहा है तो क्या बेटे आर कम होगा। तो ये भी अपने को थोड़ा सा क्या करना है, ध्यान रखना है। बस सवाल खत्म हो चुका है। लेट्स सी, क्या प्यारे बच्चों 10 डिग्री इंसिडेंट रे घूमी, जब 10 डिग्री इंसिडेंट घूमी तो क्या रिफ्लेक्टेड रे भी कितने डिग्री घूमी, क्या 10 डिग्री घूमी, यूं। अच्छा, अब बताइए मिरर कितने डिग्री घूमा, 20 डिग्री। इसके रोटेशन से भी कुछ फर्क पड़ेगा, यस सर। इसके 20 डिग्री रोटेशन से क्या होगा प्यारे बच्चों, जब ये 20 डिग्री घूमेगी तो रे इसी सेंस ऑफ रोटेशन में 40 डिग्री घूमेगी। सवाल खत्म। 40 डिग्री इधर, हाँ जी, 10 डिग्री इधर, तो क्या दोनों अपोजिट सेंस में है। तो प्यारे बच्चों 40 - 10 यानी कि द आंसर वुड बी व्हाट, 30 डिग्री। किस सेंस ऑफ रोटेशन में सर, इट इज़ इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो बेटे बात समझ में आ रही है। तो हमें ये तो पता ही है कि मिरर के रोटेट करने पर ये थीटा डिग्री की जगह 2 थीटा से रोटेट करता है, यानी कि मिरर के रोटेट करने पर ये रिफ्लेक्टेड रे तो चेंज होगी ही 2 थीटा से। लेकिन साथ साथ अब ये भी ध्यान रखें कि अगर कहीं ये इंसिडेंट रे भी रोटेट कर रही हो तो इस इंसिडेंट के हिसाब से रिफ्लेक्टेड रे में फिर एक और चेंज आता है। क्लियर है। आइए बच्चों बढ़ते हैं आगे और करते हैं अगला सवाल। हाँ प्यारे बच्चों, 2 प्लेन मिरर inclined to each other at an angle of 60 degree. If a ray of light is incident on the first mirror is parallel to the second mirror, it is reflected from the second mirror parallel to which mirror? Okay, तो एक प्यारे बच्चों फटाफट से इसका एक डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम बनाते हैं, मुझे लगता है आधे से ज़्यादा चीज़ तो आपको वैसे ही समझ में आ जाएगी। हाँ भाई, ये वाला एंगल कितने डिग्री है सर, ये वाला एंगल है 60 डिग्री। ओके, हाँ प्यारे बच्चों, ये रे ऐसे आए, इस मिरर को क्या कहूँ, M1 कहूँ, और इसको क्या कहूँ बेटे, M2 कहूँ। जरा सोचो ये कितने डिग्री पर आई होगी, ये 60 है तो ये एंगल 60 डिग्री होगा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन रे इस वाले मिरर के पैरेलल आ रही है।
हाँ जी, अब एक बात बताइए, अगर ये 60 है स्टूडेंट्स, तो सर इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला जो एंगल है क्या वो 30 डिग्री होगा, ये 30 होगा, तो ये 30 होगा, तो ये वाला प्यारे बच्चों क्या 60 होगा, ये 60, ये 60, तो ये भी कितना होगा स्टूडेंट 60 डिग्री होगा। जब ये 60 डिग्री होगा तो सर इसका मतलब ये वाला भी 60 डिग्री होगा। ये कैसे बताया सर आपने? ये बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। हम लोगों को सबका ध्यान इस चीज़ पे तो जाता है, किस पे, कि रे आके ऐसे गई है ना भाई, कितने पे आई, थीटा पे आई, तो कितने पे गई, थीटा पे। लेकिन प्यारे बच्चों ये भी समझें कि अगर ये एंगल 90 माइनस थीटा है तो ये वाला भी कितना होता है, 90 माइनस थीटा होता है। यानी कि जो रिफ्लेक्टेड रे मिरर के साथ जो एंगल बनाती है ये वाला, और इंसिडेंट रे जो मिरर के साथ बनाते हैं ये वाला, प्यारे बच्चों ये वाले एंगल भी सेम होते हैं। तो बार बार आई और आर के पीछे ना पड़े, इस थीटा का भी ध्यान रखें। बहुत बढ़िया बढ़िया सवाल डायरेक्ट हो जाते हैं। अब जरा सोचो, यार नॉर्मल बनाने की जरूरत थोड़ी ना है। क्यों? ये 60 था तो ये क्या, ये 60 होगा, ये इंसिडेंट, ये मिरर, ये रिफ्लेक्टेड, ये मिरर, तो ये 60 होगा, ये 60 होगा। अभी देखो ये इंसिडेंट रे है, किस पर, इस मिरर पर, तो क्या ये रिफ्लेक्टेड रे होगी इस मिरर से। अब बताओ ये 60 डिग्री ये वाला एंगल है, तो ये भी 60 डिग्री आ जाएगा। लो भाई ये 60 डिग्री, और अगर ये 60 है तो ये भी 60 है। इसका मतलब ये रे पैरेलल जाएगी कौन से मिरर के, प्यारे बच्चों पहले वाले मिरर के पैरेलल ये रे चली जाएगी। क्लियर है? तो इस तरह से प्यारे बच्चों अपने को ध्यान रखना है कि जब भी कभी एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो एंगल जब भी कभी रे किसी एंगल ऑफ इंसिडेंस पर आकर के गिरे तो रिफ्लेक्टेड तो सेम होगा ही, साथ में जो सरफेस के साथ एंगल बनाएगा ये एंगल भी क्या होगा प्यारे बच्चों, सेम होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे और करते हैं अगला सवाल। अच्छा, मैं इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको प्यारे बच्चों बताना चाहता हूँ, है ना, एक छोटी सी ट्रिक मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। कभी भी डेविएशन का क्वेश्चन है, किसका क्वेश्चन है, डेविएशन का, जिसमें रे आकर के वापस लौट जाती है, तो डेविएशन में रट लेना। मान लो ये रे आकर के गिरी और प्यारे बच्चों ये रे इधर गई और इधर आकर के इधर चली गई। ओके, तो आप ध्यान से देखें, ये इसकी इनिशियल डायरेक्शन थी, ये इसकी कौन सी डायरेक्शन थी, फाइनल डायरेक्शन थी। तो प्यारे बच्चों ये इसका डेविएशन कहलाता है। क्लियर है ना? अच्छा, रे अगर दो मिरर के बीच का एंगल कितना है प्यारे बच्चों, थीटा। डायरेक्ट रिजल्ट है, कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं है। ये वाला मिरर जिस पर रे पहले टकराती है उसको M1 कहते हैं, ये मिरर जिस पर रे बाद में टकराती है उसको M2 कहते हैं। तो भाई M1 से M2 की तरफ अपने हाथ को घुमाइए। कहाँ से कहाँ तक? M1 से M2 की तरफ अपने हाथ को घुमाइए। तो जो ये थीटा है, इस थीटा का 2 थीटा, ये प्यारे बच्चों डेविएशन आ जाएगा। क्लियर है? ये है एक छोटी सी थ्योरम, प्लीज़ इसको अच्छे से याद रखें। कोई भी सवाल होगा डेविएशन का तो आप इसको क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। कैसा प्यारे बच्चों, मेरी बात समझ में आ रही है? चलिए बढ़ते हैं और करते हैं अगला सवाल। अब प्यारे बच्चों मान लो मैं आपसे कहूँ कि यार ये जो है इस तरह से एक मिरर मुझे गिवन है लाइक दैट, है ना। ये देखो ये रे इस पे आकर के टकराए, तो भाई टेक्निक याद रखना, मज़ा आएगा। मान लो ये रे इस पे आकर के टकराई और मैंने आपसे कहा कि यार ये वाला एंगल कितने डिग्री है, ये वाला एंगल 20 डिग्री है। तो आपसे कह रहा है यार फाइंड डेल्टा नेट आफ्टर 2 डेविएशन, है ना, फाइंड डेल्टा नेट आफ्टर 2 रिफ्लेक्शन, सॉरी, है ना, 2 रिफ्लेक्शन। प्यारे बच्चों 2 रिफ्लेक्शन के बाद क्या निकालना है अपने को, डेल्टा नेट निकालना है। तो कोई आवश्यकता नहीं है इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस आपको दिया जाए या ना दिया जाए, है ना। इसमें कोई आवश्यकता ही नहीं है कितने एंगल पर आकर के गिरा, कितने भी एंगल पर आकर के गिरे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। मान लो ये आई पे आकर के गिर रही है तो मुझे उससे कोई लेना देना नहीं, मुझे लेना देना केवल इससे 20 से है। तो जिस सरफेस पर पहले टकराएगी वो M1 हुआ, इस सरफेस पर क्या होगी प्यारे बच्चों, उसको M2 को, पहले वाले को M1 कहेंगे, दूसरे को M2। ऐसे अपने हाथ को घुमा दो, किधर से किधर, M1 से M2 की तरफ, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। सो दिस इज़ द डायरेक्शन, दैट इज़ द क्लॉकवाइज। तो इसका डबल कर दो, जो इसका ये थीटा है तो इसको क्या कर दो 2 × 20 से, हाँ जी प्यारे बच्चों मेरे पास आ जाएगा 40 डिग्री। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, डेविएशन निकाल सकते हैं 2 रिफ्लेक्शन के बाद की रे इनिशियल डायरेक्शन से जो डेविएट हुई होगी, है ना, और जो उसकी फाइनल होगी, यानी कि इनिशियल और फाइनल के बीच का एंगल होगा, बिना डायग्राम के आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? चलें बच्चों बढ़ते हैं आगे और करते हैं अगला सवाल। हाँ जी, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें ध्यान रहे, रोटेशन ऑफ मिरर तो है, रोटेशन ऑफ मिरर के साथ साथ प्यारे बच्चों जो स्क्रीन है, दिस स्क्रीन इज़ द फ्लैट स्क्रीन,
विच स्क्रीन इट इज़ ए फ्लैट स्क्रीन। अब तक आप सर्कुलर स्क्रीन के सवाल किया करते थे, ये प्यारे बच्चों एक फ्लैट स्क्रीन का सवाल है, ध्यान दें, बड़ा मज़ा आएगा। लाइट इतने इतने आकर के मिरर पर गिर रही है, मिरर क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है, कितने से 9 पाई रिवॉल्यूशन पर सेकंड से। ओके, तो प्यारे बच्चों इसका मतलब ये हुआ प्यारे बच्चों 9/पाई को मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ, किसे 2 पाई से मल्टीप्लाई करके ओमेगा ऑफ मिरर कैलकुलेट कर सकता हूँ। सो दिस ओमेगा ऑफ मिरर इज व्हाट, इट इज सिंपली प्यारे बच्चों 2πf। तो यहाँ से मेरे पास ओमेगा ऑफ मिरर आ जाएगा, और ओमेगा ऑफ मिरर की डायरेक्शन का भी प्यारे बच्चों अपने को ध्यान रखना है। थोड़ा डायग्राम अलग से बना रहा हूँ ताकि ज़्यादा बढ़िया फील आए। ये रे ऐसे गई, हाँ जी, ये सामने प्यारे बच्चों स्क्रीन पर पड़ी। जो मिरर है, क्या ये मिरर इस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है? अगर ये मिरर इस डायरेक्शन में प्यारे बच्चों रोटेट करेगा तो जो ये रे होगी, कौन से वाली रे, ये वाली, ये भी स्पोर्ट ऊपर की तरफ क्या करेगा, मूव करेगा। क्लियर है? बस अब तो बवाल बहुत आसान सा है। अपने को ये वाला एंगल थीटा पता होना चाहिए, ओके, और ये डिस्टेंस क्या पता होनी चाहिए अपने को प्यारे बच्चों, डी पता होनी चाहिए। तो जो वेलोसिटी ऑफ स्पोर्ट होती है, याद रखें, हाँ जी, दैट इज़ व्हाट, दिस इज़ 2ωd sec स्क्वायर थीटा। क्लियर है प्यारे बच्चों? या इसको लिख सकता हूँ 2ωd अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। तो प्यारे बच्चों थीटा कितना गिवन है, ये 37 डिग्री है, ध्यान रखना, ये 37 है। तो मुझे कौन से वाला चाहिए सर, मुझे चाहिए ये वाला एंगल। तो ये एंगल मेरे यहाँ 53 डिग्री हुआ, देख रहे हैं ना आप लोग? यस सर, दिस इज 37, दिस इज 37, सो दिस एंगल इज 53 डिग्री। मज़े आ गए। यहाँ थीटा को 53 पुट कर देंगे। यस, दैट थीटा इज इक्वल्स टू 53 डिग्री, दैट डी इज इक्वल्स टू 10 मीटर। ओके, और ये ओमेगा है, ओमेगा ऑफ मिरर, जो कि आपको कितना गिवन है, दिस इज सिंपली यस 2πf, यानी कि 9/पाई, दैट इज आई कैन से दैट 18 रेडियन पर सेकेंड। क्लियर है? तो यहाँ से मेरे पास प्यारे बच्चों ओमेगा आ जाएगा, डी पता है, थीटा पीटा सब दे रखा है। तो मैं वेलोसिटी ऑफ स्पोर्ट क्या कर सकता हूँ, कैलकुलेट कर सकता हूँ। ध्यान रहे, ये फॉर्मूला तब लगता है जबकि स्क्रीन कैसी स्क्रीन होती है, एक फ्लैट स्क्रीन होती है। चलिए बच्चों बढ़ते हैं आगे और करते हैं अगला सवाल। हाँ प्यारे बच्चों, इसका जो दूसरा मेथड है वो यहाँ पे ऐसे भी दिया हुआ है, आप इसको मैथमेटिकली भी कर सकते हैं। इस वाले डिस्टेंस को क्या मान लें प्यारे बच्चे, इस डिस्टेंस को y मान सकते हैं, इस डिस्टेंस को आप क्या कह सकते हैं, d कह सकते हैं। अगर मिरर थीटा से घूम रहा है तो ऑब्वियस है जो रे है क्या वो 2 थीटा से घूमेगी, है ना। तो मिरर अगर ओमेगा से घूमेगा तो क्या रे 2 ओमेगा से घूमेगी, हो गया अपना काम, है ना भाई। और प्यारे बच्चों ये एंगल थीटा है, तो एक काम करते हैं, इस वाले एंगल को मैं कह देता हूँ फाई, है ना। तो दैट 10 फाई इज इक्वल्स टू व्हाट सर, दिस इज सिंपली y/d। ओके, तो यहाँ से बेटे y को क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ d tan phi। तो दैट dy/dt इज इक्वल्स टू यस, d तो बेटे जू का तो tan phi का हो जाएगा sec स्क्वायर phi इंटू d phi अपॉन dt। क्या प्यारे बच्चों मेरी बात क्लियर है? और ये जो d/dt है, इसी का रेट क्या है सर, इसी का रेट तो एक्चुअल में 2 ओमेगा मुझे यहाँ पर प्यारे बच्चों दिया है, तो मेरा काम चल जाएगा, हो गया काम। इसको यहाँ से क्या रख देंगे, 2 ओमेगा वैल्यू पुट करेंगे तो सॉल्व करके आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास प्यारे बच्चों वीपी की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है? आइए बढ़ते हैं आगे और करते हैं प्यारे बच्चों अगला सवाल। हाँ प्यारे बच्चों, प्लेन मिरर इज मूविंग विद वेलोसिटी इतने, ए पॉइंट ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ द मिरर मूव्स विद वेलोसिटी इतने, हियर के कैप इज द लॉन्ग, यस द नॉर्मल टू द प्लेन मिरर एंड फेसिंग टुवर्ड्स द ऑब्जेक्ट, द वेलोसिटी ऑफ द इमेज। क्या कर रहे हैं प्यारे बच्चों, आपसे पूछ रहा है। तो सबसे पहली बात तो हमेशा ध्यान रखना है प्यारे बच्चों, जो भी मिरर है ना, इस मिरर में वेलोसिटी के लिए अपने को ध्यान रखना है क्या, कि जो भी वेलोसिटी मिरर के पैरेलल होती है ना। एक तो प्यारे बच्चों पैरेलल सपोज ये वाली और एक ये वाली सपोज, है ना। ऐसे मान करके चल सकते हैं कि भाई ये जो मिरर है, ये मिरर एक्चुअल में ये क्या है, सो दिस इज x, दिस इज y एंड दिस इज से z। ओके बेटा, तो जो y वाला इसके पैरेलल है और जो z वाला इसके पैरेलल है, इन वाले वेलोसिटीज़ में कोई चेंज नहीं आता। जो चेंज आता है वो आता है कौन से वाले वेलोसिटी में प्यारे बच्चों, जो कि मिरर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होती है। तो इसलिए मिरर का प्लेन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और उसके लिए डायरेक्शन का जो बेसिक फंडा है, वो फार्मूला जो हम लिखते हैं Vm इज़ इक्वल्स टू प्यारे बच्चों VO प्लस VI/2, प्लेन मिरर की वेलोसिटी का ये बेसिक फार्मूला है ना। आप सभी जानते हैं, नहीं तो प्लीज़ इसको जानिए। ये केवल तभी लगता है जबकि मिरर के परपेंडिकुलर वेलोसिटीज़ की हम लोग प्यारे बच्चों बात कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? जो भी वेलोसिटीज़ पैरेलल होती हैं, पैरेलल वेलोसिटीज़ हमेशा
क्या रहते हैं प्यारे बच्चों, ये हमेशा सेम रहते हैं। क्लियर हो गई बात। तो अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, तो यहाँ पे मुझे क्या रहा है, प्लेन मिरर इज मूविंग विद वेलोसिटी, यानी कि जो Vm है दैट Vm इज इक्वल्स टू सर 4i कैप यस प्लस 5j कैप प्लस 8k कैप। ओके, दिस इज द Vm वेक्टर। फिर आपसे कह रहे हैं पॉइंट ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ द मिरर मूव्स विद द वेलोसिटी, यस दिस इज द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड दिस इज व्हाट, दिस इज 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप। अब इट इसमें एक इंपॉर्टेंट बात का ध्यान रखें, आपसे कह रहा है हेयर k कैप इज अलोंग द नॉर्मल टू द प्लेन मिरर। जो k कैप है वो नॉर्मल टू द मिरर है, यानी कि इसका मतलब जो मिरर का प्लेन है वो मिरर का प्लेन एक्चुअली में XY है। XY इज व्हाट, XY इज द प्लेन ऑफ द मिरर। तो इसका मतलब अगर XY प्यारे बच्चों मिरर का प्लेन हुआ है ना, इसके प्लेन में कौन कौन से एक्सिस हैं, X हैं और Y है, तो जो Z वाला होगा क्या वो इसके परपेंडिकुलर होगा। तो इसका मतलब कौन सी वेलोसिटी चेंज नहीं होंगी सर, ना तो X वाली चेंज होगी ना Y वाली चेंज होगी, केवल कौन से वाली चेंज होगी, Z वाली चेंज होगी। तो अपना टारगेट क्या है, अपना टारगेट ये है Vm में, अपना टारगेट ये है प्यारे बच्चों किस में, Vo में। मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है सीधे सीधे Vi, और ये वाली वेलोसिटीज़ जो ऑब्जेक्ट की हैं वो चेंज नहीं होंगी, यानी कि 3i कैप प्लस 4j कैप रिमेन्स द सेम। तो ऑप्शंस के हिसाब से ये वाला ऑप्शन साफ साफ समझ में आ रहा है कि ये वाला होगा, क्योंकि ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, इसका तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता। अब एक काम करते हैं, ज़रा के वाले को चेक कर लेते हैं, तो अपना पूरा पूरा जो शक है वो किस में बदल जाएगा, यकीन में बदल जाएगा। क्लियर है प्यारे बच्चों। तो ज़रा देखें फटाफट से। हाँ जी, अपने को क्या करना होगा, दैट Vm इज़ इक्वल्स टू Vo प्लस हाँ जी Vi/2, और ये भी कौन से वाला, केवल K वाला। तो K वाले की अगर अपन बात करें तो K वाले के अलोंग, हाँ बेटे अगर मैं बात करूँ केवल K वाले के अलोंग, तो K वाले की वेलोसिटी मिरर की 8k कैप है। कितनी है भाई, यस दिस इज़ 8 Vo, that Vo is, yes that Vo is 5, okay that is plus 5। हाँ जी, तो क्या मैं यहाँ से Vi निकाल सकता हूँ प्यारे बच्चों, तो दैट Vi इज़ इक्वल्स टू 16 माइनस 5, यानी कि इट वुड बी 11 मीटर पर सेकेंड। ओके, दैट इज़ 11k कैप। तो मैं कह सकता हूँ कि मेरा ऑप्शन ये वाला प्यारे बच्चों सही होगा। सो बी ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। चलें प्यारे बच्चों बढ़ते हैं आगे और करते हैं अगला सवाल। हाँ प्यारे बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट द रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट फ्रॉम ए प्लेन सर्फेस व्हेन द लाइट इज इंसिडेंट इन डेंसर मीडियम वेयर सी इज द क्रिटिकल एंगल, द मैक्सिमम एंगल ऑफ डेविएशन। इतने ही देखो, अजीब सी बात है, मैं तो आपको सीधी सी बात बताता हूँ, ग्राफ याद होना चाहिए। अगर इसका ग्राफ प्यारे बच्चों आपको बनाना आता है तो मज़ा आ जाएगा, और थोड़ी सी थ्योरी भी यहाँ से हम सीखते हैं। मैं आपको याद दिला दूँ फटाफट से। पहली इंपॉर्टेंट बात, जब भी कभी TIR की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में प्यारे बच्चों ध्यान रहे, जो रे होती है हमेशा डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाती है। पहली इंपॉर्टेंट कंडीशन है किसकी, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की। क्लियर है, डेंसर से कहाँ जानी चाहिए, रेयर में, ये सब आपको पता है प्यारे बच्चों। दूसरी इंपॉर्टेंट कंडीशन ये है कि डेंसर मीडियम में बनने वाला वो एंगल जिसके लिए रेयर मीडियम में बनने वाला एंगल कितना हो जाए, 90 डिग्री हो जाए प्यारे बच्चों, से क्रिटिकल एंगल कहते हैं। और इस क्रिटिकल एंगल की जो वैल्यू होती है प्यारे बच्चों, साइन से ये होता है हमेशा μr अपॉन μd, है ना, यानी कि μr इज़ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द रेयर मीडियम एंड μd इज़ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द डेंसर मीडियम। इसका रेशो क्या कहलाता है प्यारे बच्चों, क्रिटिकल एंगल कहलाता है। याद करने का तरीका है छोटा अपॉन बड़ा, है ना, ऐसे भी आप क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। तो इससे प्यारे बच्चों आपके पास क्या आ जाता है, क्रिटिकल एंगल की वैल्यू आ जाती है। ये बात अच्छे समझ में आ रही है, डेंसर से रेयर। अच्छा, कहीं भी मीडियम, किसी भी रेयर मीडियम में एंगल अगर 90 बन रहा हो तो प्लीज़ समझ लेना रिवर्सिबिलिटी से। किससे प्यारे बच्चों, रिवर्सिबिलिटी से। ये रे अगर वापस ऐसे चली जाएगी तो ये वाला एंगल एक्चुअल में क्रिटिकल एंगल आ जाएगा। ये बात आशा करता हूँ समझ में आ रही होगी। अच्छा, इसके बाद क्या होगा, अगर एंगल ऑब्वियस क्रिटिकल से बड़ा होगा तो क्या क्रिटिकल से एंगल के बड़े होने की सिचुएशन में ये रे अगर ऐसे जा कर के गिरी तो फिर ये इस मीडियम में ना जा कर के क्या प्यारे बच्चों वापस ऐसे ही लौट आएगी। ये पर्टिकुलर सिचुएशन है। तो इसका मतलब कहने का ये हुआ कि अगर एंगल है क्रिटिकल एंगल तो ये इधर चली जाएगी, एंगल है क्रिटिकल एंगल से कम तो क्या उस सिचुएशन में ये रे प्यारे बच्चों नीचे इधर की तरफ लौट आएगी, है ना भाई। यानी कि क्रिटिकल एंगल से पहले, सी से पहले क्या होगा,
सर सी से पहले होगा रिफ्रैक्शन और सी के बाद होगा प्यारे बच्चों रिफ्लेक्शन। ये अपने को थोड़ा सा क्या करना है, ध्यान रखना है, क्लियर है ना। और रिफ्लेक्शन में जो डेविएशन होता है प्यारे बच्चों, ये आपको पता होना चाहिए, ये होता है पाई माइनस 2i, क्योंकि जब हम लोग रिफ्लेक्शन में डेविएशन पढ़ते हैं तो उसकी वैल्यू होती है पाई माइनस 2i। हियर आई इज़ द एंगल ऑफ इंसिडेंस, इज़ दैट क्लियर। जो कि एक स्ट्रेट लाइन कर्व होता है। कैसा कर्व होता है, एक स्ट्रेट लाइन का कर्व होता है। प्लेन मिरर में बहुत डिटेल में पढ़ाते हैं। फिलहाल अब फटाफट से प्यारे बच्चों उस ग्राफ को ध्यान से देखें प्लीज़। उम्मीद करता हूँ कि आप इस ग्राफ को याद रखेंगे। क्या आप इस ग्राफ को देख रहे हैं, ये एक स्ट्रेट लाइन है बिल्कुल, क्योंकि जब डेविएशन है पाई माइनस 2i, ये इसमें डेल्टा की वन इसकी वन, तो एक स्ट्रेट लाइन का ग्राफ प्यारे बच्चों आपको दिखाई दे रहा है। क्रिटिकल एंगल से पहले की जो कंडीशन है, देखिए वो ये कंडीशन है, ये जो कर्व है ये किसको शो कर रहा है सर, ये शो कर रहा है रिफ्रैक्शन को। इसको प्यारे बच्चों ये शो कर रहा है रिफ्रैक्शन को, ये पार्ट शो कर रहा है रिफ्लेक्शन को। और देख रहे हैं यहाँ पे एक होलोनोमिक पॉइंट है, जो ग्राफ टूट गया और टूट गया तो यहाँ देखो ये डेल्टा इसके लिए पाई बाई 2 माइनस सी होगा, और इस पॉइंट पर प्यारे बच्चों पाई माइनस 2 सी। यहाँ पर आई की जगह पे क्या पुट कर देंगे, सी पुट कर देंगे। तो ये मेरे पास ग्राफ है। इस ग्राफ की एक और ख़ास बात है, अगर आप ध्यान से देखें स्टूडेंट्स, तो इस वाले ग्राफ में, हाँ जी, ये देखें, ये और ये, यानी कि जो डेल्टा की वैल्यू है अगर आप देखें तो दो एंगल ऑफ इंसिडेंस पर क्या आ रही है प्यारे बच्चों, सेम आ रही है। लेकिन इसमें एक एंगल ऑफ इंसिडेंस रिफ्लेक्शन वाला है, जबकि इसमें एक एंगल ऑफ इंसिडेंस रिफ्रैक्शन वाला है। दिमाग बिल्कुल नहीं लगाना है, सीधे सीधे ग्राफ को प्यारे बच्चों आइडेंटिफाई करना है, पहले यूं और फिर यूं। क्लियर है, ये वाला रिफ्रैक्शन का, ये वाला रिफ्लेक्शन का, ये वो कंडीशन जहाँ पे आपको क्या मिलने वाला है, जहाँ पे मिलने वाला है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इसके बाद वाला। क्लियर है। अच्छा, एक छोटी सी बात प्यारे बच्चों मैं आपको और बता दूं, चूँकि मैंने अभी भी बताया है कि दैट साइन सी इज़ इक्वल्स टू यस म्यू आर अपॉन म्यू डी। तो बेटे यहाँ याद रहे, वेलोसिटी के फार्मूले भी लिख सकते हैं, उल्टा होता है वी डी अपॉन प्यारे बच्चों वी आर और लैम्डा डी अपॉन लैम्डा आर। तो ये भी अपन क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे और करते हैं अगला सवाल। हाँ जी, एक क्रिटिकल एंगल लाइट गोइंग फ्रॉम मीडियम ए टू मीडियम बी इज थीटा। ओके, कहाँ से कहाँ जा रही है प्यारे बच्चों, रे ए मीडियम से कहाँ जा रही है, बी मीडियम में, और ये वाला एंगल आपके हिसाब से क्रिटिकल एंगल है। तो अगर ये क्रिटिकल एंगल है तो क्या प्यारे बच्चों ये वाली रे ऐसे चली जाएगी, यानी कि ये वाला कितना होगा 90। तो इसका मतलब ये वाला जो मीडियम है ये डेंसर होगा, और ये क्या होगा प्यारे बच्चों, सो दिस वुड बी द रेयरर वन। ओके, फिर आपसे कह रहा है कि द स्पीड ऑफ द लाइट इन मीडियम ए इज़ वी, देन द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम बी। तो भाई बी मीडियम में स्पीड पूछ रहा है, बी मीडियम कैसा मीडियम है, रेयरर मीडियम है। तो सीधे सीधे आप जानते हैं जो क्रिटिकल एंगल साइन सी होगा क्या प्यारे बच्चों, दैट इज म्यू आर अपॉन यस म्यू डी, और दिस इज सिंपली वी डी अपॉन वी रेयरर। अच्छा, कमाल की बात है, ये वाला मीडियम ए क्या होगा, डेंसर, क्योंकि रे हमेशा डेंसर से रेयरर में आती है। तो ये मेरे पास जो बी वाला मीडियम है वो क्या हो जाएगा, रेयरर हो जाएगा। तो भाई वी डी को, डेंसर को लिखूंगा वी ए, और इसको लिख दूंगा क्या सर, इसको लिख दूंगा मैं यहाँ से प्यारे बच्चों वी बी। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, साइन सी आ जाएगा। तो मैं कह सकता हूँ कि स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम बी, यस दैट वी बी इज इक्वल्स टू वी ए अपॉन साइन सी। क्लियर है प्यारे बच्चों। तो मैं कह सकता हूँ कि इसका कौन सा ऑप्शन सर, इसका ऑप्शन हाँ जी ए सही होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे और करते हैं अगला सवाल। हाँ बेटा, अगला सवाल देखें। ए ट्रायंगुलर प्रिज्म ऑफ ग्लास इज शोन इन फिगर ए, रे इंसिडेंट नॉर्मली ऑन वन इट्स फेस टोटली रिफ्लेक्टेड इफ थीटा इज 45, देन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास। ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स प्यारे बच्चों आपसे पूछ रहा है। तो सबसे पहले ध्यान दें, ये रे आई, ये चली गई, ऑब्वियस है क्या रे रिफ्लेक्ट हो रही है। क्या हो रही है प्यारे बच्चों, रे हो रही है रिफ्लेक्ट। अगर रे रिफ्लेक्ट होगी तो इसका मतलब प्लेन सरफेस से रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, तो इसका मतलब यहाँ क्या हो रहा होगा, यहाँ हो रहा होगा प्यारे बच्चों टी आई आर। और टी आई आर का मतलब ये है कि ये जो एंगल थीटा आपको दिखाई दे रहा है, दिस एंगल थीटा शुड बी यस ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। इज दैट क्लियर। क्योंकि अगर ये थीटा ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल है तभी तो ऐसा हो रहा है। अच्छा, कमाल की बात है, ये डेंसर मीडियम है और ये क्या है प्यारे बच्चों, रेयरर मीडियम है। कमाल की बात यह है कि अगर इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू हो और इसका कितना हो 1, तो क्या यहाँ से मैं लिख सकता हूँ यस दैट साइन थीटा
दैट साइन थीटा इज इक्वल्स टू साइन 45। क्यों? क्योंकि अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, प्यारे बच्चों ध्यान से देखें, थीटा आपको कितना गिवन है, 45 डिग्री गिवन है, तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 1/√2 आ गई। अब सोचो चूंकि थीटा सी से बड़ा है, जब थीटा सी से बड़ा है तो क्या साइन थीटा साइन सी से बड़ा है? बिल्कुल सही बात है। और इस साइन थीटा की वैल्यू कितनी होगी, 1/√2, तो क्या दिस 1/√2 इज ग्रेटर देन, अच्छा जो साइन सी है, क्या प्यारे बच्चों साइन सी को मैं लिख सकता हूँ, अभी भी सीखा, म्यू आर अपॉन म्यू डी, ये है 1 और ये कितना है म्यू, तो ये 1/म्यू आ गया, तो यहाँ से लिख सकता हूँ और इनइक्वलिटी उल्टी हो जाएगी, तो दिस म्यू शुड बी ग्रेटर देन √2। आशा करता हूँ प्यारे बच्चों समझ में आ रहा होगा। तो म्यू की वैल्यू √2 से क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, तो मैं कह सकता हूँ कि इसका जो ऑप्शन होगा दैट वुड बी सी इज़ द करेक्ट आंसर। क्लियर है? बढ़ते हैं आगे और करते हैं अगला सवाल। हाँ प्यारे बच्चों, अन इक्विलेटरल प्रिज्म डेविएट्स रे थ्रू 23 डिग्री फॉर द टू एंगल्स ऑफ इंसिडेंस डिफरिंग बाय कितने, 23 डिग्री। तो प्यारे बच्चों आपसे कह रहा है म्यू ऑफ द प्रिज्म क्या करना है, अपने को कैलकुलेट करना है। तो भाई सबसे पहले सारे फार्मूले तो आपको धीरे धीरे याद हो गए हों, फिर भी बता देता हूँ। दैट डेल्टा इज व्हाट सर, दिस इज आई प्लस ई माइनस ए, है ना भाई। ग्राफ का स्ट्रक्चर भी प्यारे बच्चों आपको याद हो गया है। ये कंडीशन होती है किसकी, डेल्टा मिनिमम की, जब आई किसके बराबर होता है, ई के बराबर होता है, और आर की वैल्यू कितनी हो जाती है, a/2 हो जाती है। अब सुनो भाई, इक्विलेटरल प्रिज्म है, इक्विलेटरल प्रिज्म है, इसका मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना, सॉरी एंगल ऑफ प्रिज्म कितना है प्यारे बच्चों, दिस एंगल ऑफ प्रिज्म इज 60 डिग्री। तो चलें फटाफट से ध्यान से देखें, और आई माइनस ई का डिफरेंस भी आपको 23 डिग्री दिया हुआ है। क्लियर है? तो क्या प्यारे बच्चों मैं जानता हूँ दैट डेल्टा इज इक्वल्स टू आई प्लस ई माइनस ए, आई प्लस ई माइनस, तो यहाँ से आई प्लस ई आ गया, आई माइनस ई मुझे दे रखा है, दोनों कंपेयर करके आई और ई की वैल्यू आ गई। बोलो क्लियर है ना भाई। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो ये मेरे पास एंगल ऑफ इमरजेंस। तो क्या प्यारे बच्चों अगर आप ध्यान से देखें, ये रे आई, ये ऐसे गई, ये ऐसे गई, और फिर ये ऐसे गई, तो ये वाला एंगल क्या है आई, ये वाला एंगल क्या है आपके पास ई। क्लियर है? तो ये वाला एंगल R1 होगा, और ये वाला एंगल क्या होगा R2, और ये होगा आपका एंगल ऑफ प्रिज्म। क्लियर है प्यारे बच्चों? चलिए ध्यान से देखें, तो 1 × sin 53, 1 × sin 53, क्योंकि आई मेरे पास कितने डिग्री है सर, आई मेरे पास है 53 डिग्री। तो यहाँ से प्यारे बच्चों क्या मैं ये वाला एंगल R1 निकाल सकता हूँ, चूँकि जो R2 होता है दैट R2 इज इक्वल्स टू A माइनस R1, ये ध्यान रहे। तो सबसे पहले यहाँ से यहाँ क्या लगा सकते हैं, स्नेल्स लॉ। तो स्नेल्स लॉ क्या कहेगा सर, ये कहेगा 1 × sin 53 डिग्री इज इक्वल्स टू, हाँ बेटे, म्यू इंटू साइन आर। क्या क्लियर है? ये मेरे पास प्यारे बच्चों एक इक्वेशन हो गई। दूसरी इक्वेशन फिर यहाँ पे स्नेल्स लॉ लगाऊंगा, यहाँ 1 होगा, यानी कि 1 × sin ई इज इक्वल्स टू, हाँ बेटे यस, ये आ जाएगा मेरे पास म्यू इंटू साइन ए माइनस आर, है ना, क्योंकि अगर R1 R है तो यहाँ से A माइनस आर आ जाएगा प्यारे बच्चों। E की वैल्यू भी आपके पास पता है, 53 पता है। यहाँ से मेरे पास दो इक्वेशंस हैं, जब आप इन दोनों इक्वेशंस को प्यारे बच्चों सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करके सीधे सीधे मेरे पास म्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √43/5 आ जाएगी। क्लियर है? तो भाई सारे फार्मूले प्यारे बच्चों आपको बढ़िया से याद होने चाहिए। अगर ये फार्मूले आपको याद हैं, सवाल कभी भारी नहीं होता, ये मैं आपको बता दूँ, लेकिन आपको सारे फार्मूले याद होने चाहिए। आइए बढ़ते हैं आगे और करते हैं अगला सवाल। थैंक यू स्टूडेंट्स, आप लोगों का बहुत प्यार मिल रहा है इस फ्री ऑनलाइन क्रैश कोर्स के द्वारा। जो आप लोग देख रहे हैं उसमें आपके लाइक्स और कमेंट्स कंटिन्यूसली प्यारे बच्चों प्राप्त हो रहे हैं। देख करके बहुत अच्छा लगता है, मोटिवेशन मिलता है। मैं आपके साथ एक इन्फॉर्मेशन और शेयर करना चाहता हूं प्यारे बच्चों, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। वहां पर एक लिंक दिया गया है, प्लीज़ आप उस लिंक पर क्लिक करें और इस लिंक पर क्लिक करके रजिस्ट्रेशन करवाएं आपके इस JEE मेंस के क्रैश कोर्स की ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ के लिए, जो बिल्कुल फ्री है। ठीक है प्यारे बच्चों, साथ ही साथ जो बच्चे कोटा आकर JEE एडवांस की तैयारी करना चाहते हैं उनको भी मैं बता दूं कि उनके लिए एक लिमिटेड सीट्स वाला एक बैच हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, जिसकी डेट है प्यारे बच्चों 27 जनवरी। तो प्लीज़ प्रायर रजिस्ट्रेशन कराएं, और उस बैच को अगर आप ऑफलाइन ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसको ज्वाइन करके अपने JEE एडवांस की सक्सेस को प्यारे बच्चों श्योरिटी में कन्वर्ट करें। थैंक यू वेरी मच। हाँ प्यारे बच्चों, सर्टेन प्रिज्म इज फाउंड टू प्रोड्यूस ए मिनिमम डेविएशन ऑफ 38 डिग्री, ओके, दैट डेल्टा मिनिमम। साथ के
साथ लिखते चलो कितने डिग्री गिवन है 38 डिग्री। इफ़ इट प्रोड्यूसेस ए डेविएशन ऑफ 44 डिग्री व्हेन द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 42 डिग्री एंड 62 डिग्री, तो व्हाट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस व्हेन इट इज अंडरगोइंग द मिनिमम डेविएशन। यानी कि प्यारे बच्चों इस डेल्टा मिनिमम के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा। भाई कुछ रिजल्ट्स हैं प्यारे बच्चों याद रखने हैं। जब डेल्टा मिनिमम होता है तो उस केस में आई किसके बराबर होता है, ई के बराबर होता है, और जो आर होता है वो a/2 के बराबर होता है। ये रिज़ल्ट प्यारे बच्चों अपने को अच्छे से पता होना चाहिए। बाकी ग्राफ में आप इस चीज़ को अगर एक्सप्लेन करना चाहते हैं तो प्लीज़ आपको ग्राफ दिखना चाहिए शानदार तरीके से। देखो ज़रा, क्या ये 38 डिग्री है, क्या ये 44 डिग्री है। ये आई प्यारे बच्चों आपको कैलकुलेट करना है, और साथ ही साथ, हाँ जी, साथ ही साथ ये वाली और ये वाली वैल्यू आपको गिवन है। ये कितना है 42 डिग्री, और ये है प्यारे बच्चों अपने पास, हाँ जी, कितना कितना सर, ये है मेरे पास 62 डिग्री। बोलो मेरे बच्चों क्लियर है ना। तो बस अब तो हो जाएगा, सॉल्यूशन इसका है ही अगले पेज पे। बता देता हूँ थोड़ा सा। क्या डेल्टा को आप जानते ही हैं, आई प्लस ई माइनस ए लिख सकता हूँ। बोलो मेरे बच्चों। और डेल्टा मिनिमम को क्या लिख सकता हूँ सर, डेल्टा मिनिमम को लिख सकता हूँ 2i माइनस 2r, यानी कि 2 इंटू आई माइनस आर। क्लियर है ना प्यारे बच्चों। क्योंकि ए को क्या लिख सकता हूँ, यहाँ से ए को लिख सकता हूँ 2r। तो ये मेरे पास डेल्टा मिनिमम कितने डिग्री गिवन है, क्या 38 डिग्री गिवन है। तो 38 डिग्री से क्या मेरे पास ये रिलेशन आ गई, 19 इज इक्वल्स टू आई माइनस आर। क्लियर है भाई। अच्छा, एक इक्वेशन यहाँ से लिख सकता हूँ, जनरल इक्वेशन। ये कितना है 44 डिग्री, तो क्या दैट 44 डिग्री इस वाले रिलेशन के लिए इज इक्वल्स टू, यस सर 42, हाँ बेटे, प्लस 62, क्या माइनस ए। तो यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा, क्या यहाँ से मेरे पास एंगल ऑफ इंसिडेंस आ जाएगा, एंगल ऑफ प्रिज्म आ जाएगा। एंगल ऑफ प्रिज्म आ जाएगा तो एंगल ऑफ प्रिज्म से क्या मेरे पास आर की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पे आर की वैल्यू पुट कर दूंगा तो क्या मेरे पास आई निकल जाएगा। क्लियर है। तो थोड़ा सा अपने को ध्यान रखना है। फिर पूछ रहा हूँ क्या ये ग्राफ सिमेट्रिकल है, नो सर। और बेटे हमेशा ध्यान रखना है कि ये जो डिस्टेंस x1 है और ये जो डिस्टेंस x2 है, इसमें x2 हमेशा किससे बड़ा होता है, x1 से बड़ा होता है। चलिए बढ़ते हैं आगे और करते हैं अगला सवाल। ए बीम ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट इज इंसिडेंट एट एन एंगल i is equals to 50 degree on one face of an equilateral prism. Okay, the angle of emergence is 40 degree, then the angle of minimum deviation. तो प्यारे बच्चों मिनिमम डेविएशन का एंगल आपसे क्या कर रहा है, पूछ रहा है। तो सबसे पहली बात तो ध्यान दो भाई, कितने डिग्री पर आ रही है, 50 डिग्री पर आ रही है वन फेस पर। और कैसा प्रिज्म है, इक्विलेटरल प्रिज्म है। तो एंगल कितने डिग्री हो गया, एंगल हो गया 60 डिग्री। द एंगल ऑफ इमरजेंस यानी कि आपको ई भी कितना दे रखा है, 40 डिग्री दे रखा है। तो आपसे पूछ रहा है डेल्टा मिनिमम कैलकुलेट करो। तो यार एक बात बताओ, ये क्वेश्चन में टेंशन लेने की जरूरत नहीं, सबसे पहले तो डेल्टा निकाल लो। ये जो डेल्टा है वो कितना होगा सर, ये होगा सिंपली आई प्लस ई माइनस ए। आई कितना है मेरे पास सर, ये है मेरे पास 50, ये है 40 और ये मेरे पास कितना है 60। तो दिस इज 30 डिग्री। अब सोचो ये डेल्टा है, क्या है ये डेल्टा। तो डेल्टा मिनिमम इससे तो छोटा ही होगा ना यार। तो ऑप्शन देखो फटाफट से, हाँ जी सर ये 30 से बड़ा, 30 के बराबर नहीं हो सकता है ना, 30 से ज़्यादा नहीं हो सकता। तो क्या ऑब्वियस है 30 से कम ही होगा। अच्छा, इक्वल भी नहीं हो सकता। इक्वल तब होता अगर आई किसके बराबर होता, ई के बराबर होता। लेकिन आई कितने डिग्री है 50 डिग्री और ई कितने डिग्री है 50 डिग्री। तो मैं कह सकता हूँ कि इसका मतलब ये इसके बराबर भी नहीं होगा, ये इससे छोटा ही होगा। So that delta minimum is less than delta, so it is what? It is प्यारे बच्चों 30 डिग्री। साथ बनाए रखें, बहुत सारे सवाल कराऊंगा, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ लेकिन कॉम्बिनेशन बेसिक क्वेश्चंस का ही होगा, ये ध्यान रखना है। लेकिन उसके बाद अपन जाएंगे लेवल पर जरूर। चलिए प्यारे बच्चों बढ़ते हैं आगे और करते हैं अगला सवाल। हाँ प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं। ट्रांसपेरेंट सॉलिड सिलेंडर रोज हैज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2/√3। इट इज सराउंडेड बाय एयर। ए लाइट रे इज इंसिडेंट एट द मिड पॉइंट 1 ऑफ द इतना है शोन। द इंसिडेंट एंगल थीटा फॉर विच द लाइट रे ग्रेसेस अलोंग द वॉल ऑफ द रॉड इज। ओके हाँ बेटे, जे मीन्स 2019 का सवाल है। जेई मेंस 2009 का सवाल है प्यारे बच्चों। आइए फटाफट से इसको देखते हैं। क्रिटिकल एंगल पर अपनी प्रैक्टिस अब हो ही गई है, तो अपने को करना क्या है, लेट अस सी। ध्यान से इसे देखें। ये रहा आपका प्यारे बच्चों सिलेंडर, ओके। और इस सिलेंडर पर ये आई रे, कौन से वाली, लाइक दैट प्यारे बच्चों, थीटा पर आई।
है ना। चलिए, क्या ये ऑब्वियस इधर चली जाएगी, ये रिफ्रैक्शन का एंगल आ जाएगा। एंड अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये रे ऐसे चली गई है ग्रेज करती हुई। ग्रेज का मतलब अलोंग द सरफेस जा रही है। अब सोचो ये वाला एंगल कितने डिग्री है, 90 डिग्री। क्या ये रेयरर है, ये क्या है डेंसर, तो सर इसका मतलब ये वाला एंगल क्रिटिकल एंगल होगा, क्योंकि डेंसर मीडियम में बनने वाला एंगल क्रिटिकल है, अगर रेयरर में बनने वाला प्यारे बच्चों 90 डिग्री है। तो क्लियर। अब सोचो ये सी है, यस ये एंगल कितना है, क्या ये 90 डिग्री है, तो ये जो एंगल प्यारे बच्चों आर होगा, क्या दिस आर इज इक्वल्स टू 90 माइनस सी। क्लियर है। सबसे पहले क्रिटिकल एंगल कैलकुलेट कर सकते हैं आप, क्योंकि साइन सी होता है कितना 1/म्यू, है ना भाई, छोटा अपॉन बड़ा, बाहर एयर है तो 1, ये म्यू हो गया। तो यहाँ से मेरे पास दैट साइन सी इज़ इक्वल्स टू 1/2/√3 से क्या ये बच्चों मेरे पास √3/2 आ गया। सो दिस साइन सी इज़ इक्वल्स टू √3/2 कितना होता है सर, दिस √3/2 इज़ इक्वल्स टू साइन 60। तो सी मेरे पास कितने डिग्री आ गया है, 60 डिग्री आ गया है। क्लियर है प्यारे बच्चों। चलो भाई सी 60 है तो इसका मतलब ये वाला एंगल कितने डिग्री है, 30 डिग्री है। बस अब तो स्नेल्स लॉ लगाना है। हाँ जी, यहाँ कितना है 1 और इसका है प्यारे बच्चों म्यू, तो क्या 1 इंटू साइन थीटा इज इक्वल्स टू म्यू इंटू साइन आर। क्लियर है। ये 30 है तो 1 इंटू साइन थीटा, म्यू कितना है भाई, क्या 2/√3, और ये कितना सर दिस इज साइन 30। तो प्यारे बच्चों यहाँ से सॉल्व करेंगे तो क्या साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी 1/√3। तो मैं लिख सकता हूँ कि दैट थीटा इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स 1/√3। क्लियर है। आइए बढ़ते हैं आगे और करते हैं अगला सवाल। ए फिश लुकिंग अप थ्रू द वाटर सीज द आउटसाइड वर्ल्ड कंटेन्ड इन अ सर्कुलर होरिजन। इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द वाटर इज 4/3, द फिश इज 12 सेंटीमीटर बिलो द वाटर सरफेस, देन द रेडियस ऑफ द सर्कल। प्यारे बच्चों आपसे पूछ रहा है, बहुत स्टैंडर्ड सवाल है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का, है ना। अक्सर कॉम्पिटिशन्स में पूछा जाता है ये क्वेश्चन। क्या करना है ध्यान से समझें, सीधा सीधा प्यारे बच्चों, ये अपने पास एक बन गया भाई, ये अपने पास एक वाटर कंटेंड कर रहा है ये कंटेनर, ओके। और इस वाटर के अंदर यहाँ पर, कहाँ पर, ये रही है आपकी फ़िश, ठीक है भाई। और इसके लिए ये है प्यारे बच्चों पूरा का पूरा सर्कुलर होरिजन। तो इसका ये मतलब हुआ सीधे से शब्दों में, क्या ये एंगल कितने डिग्री है, 90 डिग्री। तो भाई ये वाला एंगल क्या होगा प्यारे बच्चों, सर ये मेरे पास क्रिटिकल एंगल हो जाएगा। क्लियर है ना भाई, ये 90 ये क्रिटिकल। इसी तरह से ये वाला रेयरर में 90 है तो ये मेरे पास क्या आ गया प्यारे बच्चों, क्रिटिकल आ गया है। अब अपने को करना क्या है, ध्यान से समझेंगे। ये सी है तो प्यारे बच्चों ये वाला एंगल भी क्या होगा, सी होगा। अब सोचो मुझसे पूछ रहा है कि इसकी रेडियस आर कितनी होगी, दैट आर हैज़ टू बी कैलकुलेटेड। तो सबसे पहला काम तो एक बात बताओ, क्या यहाँ से साइन सी लिख सकता हूँ, यस सर, म्यू आर अपॉन म्यू डी। म्यू आर कितना है बेटे, सर दैट म्यू आर इज़ बेसिकली एयर यानी कि 1, ओके, एंड म्यू डी इज़ वाटर दैट इज़ 4/3। तो बेटे ये मेरे पास आ गया 3/4, बस बात ख़त्म हो गई। हाँ जी, साइन सी की जो वैल्यू है दैट इज़ व्हाट सर, दिस इज़ 3/4। अब सब बच्चे जानते हैं जो साइन थीटा है, हाँ भाई ये वाला सी है, तो सर इसका मतलब ये वाला मेरे पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3, ये मेरे पास 4, तो ये कितना आ जाएगा √7। क्लियर है प्यारे बच्चों। अच्छा कमाल की बात है, ये डिस्टेंस कितनी गिवन है आपको क्वेश्चन में, सर दिस डिस्टेंस इज 12 सेंटीमीटर। अब सोचो ये डिस्टेंस अगर 12 सेंटीमीटर है, आर आपको निकालना है, सी पता है, तो क्या इसके लिए आई हैव टू अप्लाई tan थीटा, यस सर। सो दैट tan c इज इक्वल्स टू दिस अपॉन दिस, यानी कि r अपॉन 12। क्लियर है। अच्छा एक कमाल की बात है, साइन सी यहाँ से आ गया तो यहाँ से जो tan c होगा दैट tan c इज इक्वल्स टू यस 3/√7। इसको उठा के यहाँ रख देंगे तो क्या 3/√7 इज इक्वल्स टू r अपॉन 12। तो प्यारे बच्चों यहाँ से मेरे पास r की वैल्यू आ जाएगी यस 36/√7। आई कैन आल्सो कैलकुलेट एरिया, ओके। बहुत सारे सवाल हैं इसके ऊपर, मैं आपको लेकिन एक अच्छा छोटी सी टेक्निक आपको बता देता हूँ। अगर कहीं ऐसा कुछ क्वेश्चन वगैरह आपको कहीं दिखे तो सीधे सीधे आप ये वाला रिजल्ट भी क्या कर सकते हैं प्यारे बच्चों, यूज़ कर सकते हैं। जो OB होता है यानी कि जो ये रेडियस आप AB कैलकुलेट कर रहे थे सर्कुलर होरिजन की, है ना, ये रेडियस AB आप क्या कर रहे हैं, कैलकुलेट कर रहे हैं। और अगर आपको प्यारे बच्चों ये AO पता है तो आप डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं दैट AB
इज इक्वल्स टू दैट ओ ए अपॉन अंडर द रूट ऑफ म्यू स्क्वायर माइनस 1। क्लियर है प्यारे बच्चों? बढ़ते हैं आगे और करते हैं अगला सवाल। हाँ प्यारे बच्चों, इन एन ऑप्टिक्स एक्सपेरिमेंट विद द पोजीशंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फिक्स स्टूडेंट वेयर इज द पोजीशन ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस। इतनी सारी बातें ध्यान रखना है बस अपने आप को कि लेंस कैसा है प्यारे बच्चों। सर लेंस है मेरे पास कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस का जो ग्राफ होता है, हाँ भाई वो आपको याद होना चाहिए, है ना। क्या होता है कॉन्वेक्स लेंस का ग्राफ? सर कॉन्वेक्स लेंस का जो ग्राफ होता है u वर्सेस v। हाँ प्यारे बच्चों, ये रहा u और ये रहा मेरे पास v। तो जिसका ग्राफ होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। इस तरह का ग्राफ होता है प्यारे बच्चों। इफ़ दिस इज ओरिजिन 0 0, ओके, सो द ग्राफ ऑफ दिस कर्व इज समथिंग लाइक दैट। ये रहा, ये ग्राफ आता है। किसके लिए है प्यारे बच्चों? सर ये है रियल ऑब्जेक्ट के लिए और रियल इमेज के लिए, क्योंकि क्वेश्चन में साफ साफ कहा गया है कि स्क्रीन पर इमेज बन रही है ना। और स्क्रीन पर इमेज किसकी बनती है? स्क्रीन पर इमेज बनती है किसकी? जब रियल इमेज होती है। ये बात आपको प्यारे बच्चों क्लियर होनी चाहिए। तो ये वाला ग्राफ आता है। वैसे पूरा ग्राफ अगर आप देखेंगे तो इसका इस तरह से होता है यूवी ग्राफ। अब वो कह रहा है एक लाइन ली उसने, है ना, जो कहाँ से पास होती है? ओरिजिन से पास होके जा रही है कुछ इस तरह से, लाइक दैट। तो यहाँ काटेगी, ये 45 डिग्री है। अब सोचो ये 45 डिग्री है तो कर्व इस पॉइंट पर कर रहा है। जब इस पॉइंट पर प्यारे बच्चों कर्व को काट रहा होगा तो सर इसका मतलब ये हुआ, हाँ भाई ध्यान रखना, ये v यहाँ पर है, ओके, हाँ जी। तो ये जब कर्व प्यारे बच्चों यहाँ पे कट कर रहा होगा, किस जगह पर? सर इस जगह पर कर्व कट कर रहा है यहाँ पर। तो इस पॉइंट पर जो x और y कोऑर्डिनेट है, क्या वो x और y कोऑर्डिनेट बराबर हैं? ये वाला बराबर है, यानी कि सर इसका मतलब u v के बराबर है। पहचान लो भाई, 2f पर रखेंगे तो 2f पर बनेगा, और क्या, तो इसका मतलब ये भी 2f है तो ये भी क्या है प्यारे बच्चों? 2f है। तो मैं कह सकता हूँ कि इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या है? 2f, 2f है। अच्छा, क्या आप चाहते हैं कि आपको मैं कोई सा भी ग्राफ बनाना सिखा दूँ, है ना? अगर हमें कोई सा भी ग्राफ प्लॉट करना सीखना है तो मैं आपको एक यूवी ग्राफ बनाने की एक टेक्निक सिखाता हूँ, है ना। याद तो हम कर ही लेंगे, लेकिन अगर हम थोड़ा सा टेक्निक सीखें तो बड़ा मज़ा आता है। जैसा मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर मुझे बनाना है कॉनकेव मिरर का यूवी ग्राफ, हाँ जी, तो बस इतना याद रखो कि कॉनकेव मिरर कभी भी वर्चुअल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज नहीं बनाता है। वर्चुअल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज नहीं बनाता है, इसका मतलब इसका पॉजिटिव यू नहीं होता, साथ ही साथ प्यारे बच्चों इसका v भी पॉजिटिव नहीं होता। क्यों? क्योंकि जो कॉनकेव मिरर होगा, ध्यान से देखें, अगर वो कुछ इस तरह का है तो इसमें इधर की तरफ जो भी है वो रियल वर्ल्ड है। ये सारा का सारा कैसा वर्ल्ड है? वर्चुअल वर्ल्ड है। ये आपका ओरिजिन है तो ये u है प्लस वाला और ये u क्या है? निगेटिव वाला। इसलिए डर लगता है, बहुत सारी थ्योरी अगर मैं पढ़ाने लग जाऊंगा तो प्यारे बच्चों कहीं ना कहीं कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाता है। खैर फिलहाल एक बात अच्छे से समझें, अगर मुझे कॉनकेव मिरर के लिए यूवी ग्राफ बनाना है, एक बात तो समझ में आ गई कि क्या होगा? हाइपरबोला होगा, स्ट्रेट लाइन नहीं होगा। अब जरा समझो प्यारे बच्चों, जब ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज नहीं बनाता तो u पॉजिटिव पर v पॉजिटिव नहीं हो सकता, यानी कि यहाँ पर कोई ग्राफ का पार्ट इन्वॉल्व नहीं होगा। क्लियर हो गई बात? अब तरीका समझें, यहाँ कुछ नहीं बनेगा तो हल्का सा इधर चलें, यहाँ और इसके जस्ट अपोजिट, यहाँ और यहाँ, इसको लिखें प्यारे बच्चों -f, इसको लिखें -f, और यहाँ से बनाएंगे एक छोटी सी कैसी लाइन? ये छोटी सी डॉटेड लाइन, लाइक दैट। क्लियर है? ओके, चलो जी, बस हो गया अपना काम। ये देखो, ये छोटा सा बॉक्स आपको दिख रहा है, तो ये यहाँ से ऐसे बनेगा, फिर ये ग्राफ यहाँ से ब्रेक होकर के यहाँ से जोड़ो, ऊपर से ऐसे होते हुए ऐसे चला जाएगा। तो इस तरह से मैं क्या कर सकता हूँ कि इसका कॉनकेव मिरर का प्यारे बच्चों ग्राफ बना सकता हूँ। क्लियर है? तो बस जैसे एक छोटी सी टेक्निक है कि जहाँ कुछ ना बन रहा हो उसको खाली कर दो, उसके जस्ट बाहर एक छोटी सी डब्बी बना दो इस तरह की, और ऐसे एक लाइन ऐसे, एक लाइन ऐसे, ये इधर, और जस्ट इसके इधर
यहाँ तक तो सही था, फिर यहाँ से ब्रेक होकर के यहाँ पहुँच जाएगा और फिर ऐसे आ जाएगा। क्लियर है? चलें खैर चलो प्यारे बच्चों बढ़ते हैं आगे और करते हैं अगला सवाल। हाँ प्यारे बच्चों, लेट जेड एक्स जेड प्लेन बी द बाउंड्री बिटवीन द टू ट्रांसपेरेंट मीडिया। ओके, मीडियम 1 जेड इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, हैज़ अ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ √2 एंड मीडियम 2 विद जेड लेस देन 0 हैज़ अ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ √3। तो आपसे कह रहा है रे ऑफ लाइट इन मीडियम 1 इज गिवन बाय दिस वेक्टर। बेटे 3D में है, IJK का ध्यान रखना है, इज इंसिडेंट ऑन द प्लेन ऑफ द सेपरेशन देन द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन पूछ रहा है कौन से मीडियम में, 2 मीडियम में। तो बेटे सबसे पहले तो ध्यान रखें ये वाली एक्सिस है जेड, ये वाली है -z, और भाई ये जो प्लेन प्यारे बच्चों आप बना रहे हैं ये प्लेन है आपका XY प्लेन। क्या मेरी बात क्लियर है भाई? ये पूरा का पूरा आपका एक XY प्लेन टाइप्स दिया है, जेड इसके परपेंडिकुलर है। तो ठीक है यार, अपने को ये पता होना चाहिए कि जब z ग्रेटर देन 0 है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है प्यारे बच्चों? सर दैट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज √2, और जब नीचे की तरफ आ रहे हैं तो इसका मतलब सर इस केस में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है प्यारे बच्चों? √3। क्लियर है? चलिए अब मुझे अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस पता लग जाए तो क्या मैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन निकाल लूँगा, और मुझसे शायद एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ही पूछ रहा है। तो सबसे पहला काम आप क्या करें, आपको पता होना चाहिए, हाँ प्यारे बच्चों, तो इसके लिए डायरेक्शन कोसाइंस अपने को पता होना चाहिए। दैट डायरेक्शन कोसाइंस इज सिंपली cos I इज व्हाट, दिस इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस, है ना, जो किसके साथ, क्योंकि जेड एक्सिस के साथ ही तो आपको प्यारे बच्चों एंगल निकालना है ना भाई। तो जेड एक्सिस के साथ अगर आपको एंगल निकालना है किसका, इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस निकालना है किसके साथ, जेड एक्सिस के साथ। तो उसका क्या तरीका है भाई? सर इसका सिंपल सा लॉजिक होता है दैट cos I इज इक्वल्स टू AZ अपॉन अंडर द रूट ऑफ AX² प्लस AY² प्लस AZ का स्क्वायर। क्लियर है? तो जब आप सॉल्व करेंगे तो ये एंगल कितने डिग्री आ जाएगा? वाह, ये एंगल प्यारे बच्चों 60 डिग्री आ जाएगा। सवाल खत्म। ये 60 है। आपसे क्या पूछ रहा है? क्या आपसे R की वैल्यू पूछ रहा है? R की वैल्यू के लिए क्या लगा दो? सिंपल स्नेल्स लॉ लगा दो। तो क्या म्यू इंटू साइन आई, हाँ जी, म्यू इंटू म्यू1 साइन 60 इज इक्वल्स टू, हाँ बेटे, म्यू2 इंटू साइन R लगा देंगे। यहाँ से वैल्यू पुट करेंगे तो R की वैल्यू कितने डिग्री आ जाएगी? 45 डिग्री। तो मैं कह सकता हूँ कि इसका कौन सा ऑप्शन, इसका ऑप्शन ए सही होगा। क्लियर है? आइए बच्चों बढ़ते हैं आगे और करते हैं अगला सवाल। हसरतें दिल में दबाने से क्या होगा? सिर्फ एक बार होठ हिलाकर तो देखो, और सिमट आएगा आसमां आगोश में तुम्हारे, चाहत की बाहें फैलाकर तो देखो, और निगाहों से निगाहें मिलाकर तो देखो, नए लोगों से रिश्ता बनाकर तो देखो। हालांकि प्यारे बच्चों अब हम आप नए नहीं हैं, बहुत दिनों से आपका हमारा कांटेक्ट हो चुका है। मेरा आपसे यही कहना है कि प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और जो हमारा बेल आइकन है प्यारे बच्चों उसको हिट करें, क्योंकि कहीं ना कहीं जो रिक्वेस्ट आप लोगों के हमें मिलती हैं कमेंट्स के माध्यम से, उसमें हम ये चाहते हैं कि जो भी आपकी रिक्वेस्ट आ रही है उनको अपडेट करें। जो टॉपिक आपके छूट गए हैं वो टॉपिक आपको कहीं ना कहीं जरूर दें। तो वो टॉपिक आपको प्रोवाइड करने के लिए आपको इन्फॉर्मेशन कैसे कहीं ना कहीं मिले, तो आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, जस्ट टू सब्सक्राइब द चैनल। ओके, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें। थैंक यू। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन आपके सामने, लाइट रेज इंसिडेंट परपेंडिकुलर टू द वन फेस ऑफ ए 90 डिग्री प्रिज्म एंड इज टोटली इंटरनली रिफ्लेक्टेड एट द ग्लास एयर इंटरफेस इफ द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज 45 डिग्री, वी कंक्लूड दैट फॉर द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स n। मुझे क्या बताना है कि रिफ्लेक्टिव इंडेक्स n की वैल्यू क्या होगी। प्यारे बच्चों डायग्राम थोड़ा सा और स्पष्ट बना देता हूँ। अगर डायग्राम के अपन बात करें तो डायग्राम देखिए कुछ इस तरह का है। ये रे ऐसे आई और ऐसे आ करके ऐसे चली गई। क्लियर है ना प्यारे बच्चों? यहाँ पर रिफ्लेक्शन हो रहा है इस सरफेस पर। ओके, इस सरफेस पर रिफ्लेक्शन हो रहा है, इसका मतलब ये ऑब्वियस है यहाँ पर हम लोग टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की ही बात कर रहे होंगे। और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में आप सभी जानते हैं रे मस्ट गो फ्रॉम, यस, इंपॉर्टेंट कंडीशन, डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम। दूसरी प्यारे बच्चों इंपॉर्टेंट बात, दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये जो एंगल आपको प्यारे बच्चों 45 डिग्री दिया है, दिस 45 डिग्री, यस, इट मस्ट बी ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल, क्योंकि अगर ये क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा है तभी रे क्या होगी, रिफ्लेक्ट होगी। क्रिटिकल एंगल के बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि हाउ टू कैलकुलेट द क्रिटिकल एंगल। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट दैट साइन सी इज ऑलवेज इक्वल्स टू, यस, म्यू आर अपॉन म्यू डी। बेटे इसको हमें बहुत अच्छे से फार्मूले को याद रखना है। म्यू ऑफ रेयरर मीडियम टू म्यू ऑफ डेंसर मीडियम, वैसे तो आप सबको पता ही है लेकिन फिर भी बता दूं, यस, इसको याद करने का जुगाड़, छोटा अपॉन बड़ा, बात खत्म। तो अपना प्यारे बच्चों काम चल जाएगा। तो ये मेरे पास साइन सी होता है। बस अब तो हो गया अपना काम। जरा फटाफट से देखें, क्या इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू कहूँ प्यारे बच्चों, यहाँ क्या कहूँ, यहाँ एयर कहूँ, ये एयर और ये क्या हुआ, म्यू। तो यहाँ से मेरे पास, यस, जो साइन सी होगा, दैट साइन सी इज़ व्हाट सर, दैट साइन सी इज़ 1/म्यू।
इज दैट क्लियर? चलो प्यारे बच्चों, अब ध्यान देने वाली बात क्या है कि मुझे पता है कि दैट क्रिटिकल एंगल शुड बी लेस देन 45 डिग्री। दोनों तरफ का प्यारे बच्चों साइन लिख सकता हूँ, दैट इज साइन 45। साइन सी कितना होता है सर? साइन सी दैट इज़ 1 बाई म्यू, दैट इज़ 1 बाई रूट 2। इनइक्वलिटी को प्यारे बच्चों उल्टा कर लेंगे तो मेरे पास म्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर? ग्रेटर देन रूट 2 आ जाएगी। क्लियर है? तो मैं कह सकता हूँ कि इससे कौन सा ऑप्शन सही होगा प्यारे बच्चों? इससे ऑप्शन बी सही होगा। क्लियर है? तो ये ध्यान रखना है बस साइन सी के लिए, छोटा अपॉन बड़ा। क्लियर है प्यारे बच्चों? ये अगर अपने को पता लग जाएगा तो मैं इससे सारे के सारी चीज़ें क्या कर सकता हूँ? डराइव कर सकता हूँ, क्योंकि ये जो साइन सी आप लिखते हैं, इस साइन सी का कनेक्शन एक्चुअल में सबसे है। सबसे मतलब वेलोसिटी से है, वेवलेंथ से है। क्यों? क्योंकि जब आप लिखते हैं प्यारे बच्चों साइन सी को म्यू आर अपॉन म्यू डी, तो बेटे इसको लिखता है वी डी अपॉन वी आर, यानी कि ये रिलेशन सीधे सीधे वेलोसिटी के साथ चला जाता है प्यारे बच्चों, और वेलोसिटी के साथ साथ प्यारे बच्चों यही रिलेशन लैम्डा डी अपॉन लैम्डा आर के साथ चला जाता है। तो देखो साइन सी के 3 फार्मूले, ये वाला, ये वाला, ये वाला, जो आपका मन करे प्यारे बच्चों आप इसको क्या करें? अप्लाई करें। क्लियर है? आइए करते हैं अगला सवाल। हाँ प्यारे बच्चों, अगला सवाल देखिए, जेईई मेंस 2009 में पूछा गया प्यारे बच्चों। एक सिलेंड्रिकल रॉड है, ओके, और सिलेंड्रिकल रॉड पर थीटा एंगल पर एक रे आकर के ऐसे गिर रही है। मैं थोड़ा सा डायग्राम अलग से बना देता हूँ। ओके, सो क्या है प्यारे बच्चों सिचुएशन? ध्यान से सुने, बहुत ही प्यारा सवाल है। ओके, हाँ जी, ये ऐसे कितना एंगल पर आई? थीटा एंगल पर प्यारे बच्चों एक रे आकर के इस पर गिरी सिलेंडर के ऊपर। एंड अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दैट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस मटेरियल इज व्हाट? सो दिस इज 2/√3। क्लियर है? हाँ जी, इट इज सराउंडेड बाय एयर। इसके चारों तरफ इधर क्या है सर? इधर है एयर। ओके, हाँ जी, ए लाइट रे इज इंसिडेंट एट द मिड पॉइंट वन एंड ऑफ द रोड एज शोन इन द फिगर। तो आपसे पूछ रहा है द इंसिडेंट एंगल थीटा की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है सो दैट द लाइट रे ग्रेजेज अलोंग द वॉल ऑफ द रॉड। यानी कि जो लाइट रे है प्यारे बच्चों, ये लाइट रे यहाँ से देखो ये थीटा पर आएगी तो ऑब्वियस है क्या रिफ्रैक्ट होकर के इधर जाएगी, ये इसका एंगल आर होगा, और यहाँ से ये रे ऐसे जा रही है ग्रेज करते हुए, है ना। ग्रेजिंग का मतलब होता है अलोंग द सरफेस जाना। जैसे आपने पढ़ा होगा प्यारे बच्चों, ये क्या है सर? दिस इज कॉल्ड एज नॉर्मल इंसिडेंस। व्हाट इज कॉल्ड सर? इट इज कॉल्ड एज नॉर्मल इंसिडेंस। और प्यारे बच्चों अगर किसी प्लेन मिरर पर रे सोचो सरफेस के अलोंग जाए तो इसे कहते हैं ग्रेजिंग इंसिडेंस। क्लियर है ना? तो ऐसे ग्रेज करके चली गई है। तो अब आपसे क्या कह रहा है? आपसे कह रहा है थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करो। बात यह है कि सवाल कम समय में प्यारे बच्चों आपको सॉल्व करना है, तो आपकी स्पीड बढ़िया होनी चाहिए। शॉर्टकट कोई नहीं है। सबसे पहला काम, ये 90 है तो क्या ये वाला एंगल क्रिटिकल एंगल होगा? यस सर, क्योंकि प्यारे बच्चों रट लो क्या, अगर रेयरर मीडियम में बनने वाला एंगल 90 है तो डेंसर में बनने वाला क्या होगा? क्रिटिकल होगा। इसका उल्टा भी सही है क्या, कि अगर डेंसर में, हाँ जी, क्रिटिकल एंगल है, सी स्टैंड्स फॉर द क्रिटिकल एंगल, तो प्यारे बच्चों रेयरर में बनने वाला एंगल कितना होगा? 90 डिग्री होगा। क्लियर है? तो ये 90 हुआ तो ये सी हुआ। अच्छा सोचो अगर ये सी हुआ तो ये वाला जो एंगल आर है क्या प्यारे बच्चों वो 90 माइनस सी हुआ। लो जी, मेरा काम हो गया। अब सोचो थीटा निकालना है, तो क्या थीटा निकालना है तो स्नेल्स लॉ लगाएंगे। माना ये कितना है? μ1 दैट इज़ 1, इसका मसाला कितना है प्यारे बच्चों? μ2 दैट इज़ 2/√3। क्लियर है? तो फिर यहाँ पे लगा दूंगा स्नेल्स लॉ। सबसे पहले एक काम करते हैं, क्रिटिकल एंगल इस सी की वैल्यू निकालते हैं ताकि मेरे पास किसकी वैल्यू आ जाए? आर की वैल्यू आ जाए। अब जो सी की वैल्यू है वो कितनी है? लिसन, बड़ा मज़ा आएगा बेटे, ध्यान से देखो। अभी भी बताया था साइन सी कितना होता है सर? साइन सी होता है म्यू ऑफ रेयरर अपॉन म्यू ऑफ डेंसर। रेयरर का कितना है सर? रेयरर का है मेरे पास 1, दैट इज़ 1/2/√3, दैट इज़ √3/2। तो बेटे क्रिटिकल एंगल कितने डिग्री आ गया है सर? क्रिटिकल एंगल 60 डिग्री आ गया है। सोचो अगर क्रिटिकल एंगल 60 डिग्री है तो प्यारे बच्चों ये वाला जो एंगल है क्या ये 30 डिग्री आ जाएगा? बिल्कुल सही बात है। अब ये 30 डिग्री है, ये थीटा है, तो स्नेल्स लॉ लगा सकता हूँ। चलें फटाफट से प्यारे बच्चों इस पर स्नेल्स लॉ लगाते हैं। तो क्या मैं कह सकता हूँ 1 × साइन थीटा, है ना भाई? देखो ना जरा ध्यान से, ये डायग्राम था अपने पास और इसमें प्यारे बच्चों ये थीटा था, ये एंगल कितना था? 30, ये μ1 बराबर था 1 और ये μ2 कितना था? 2/√3 था। तो क्या 1 × साइन थीटा, 1 × साइन थीटा इज इक्वल टू μ2 × यस μ2 × साइन 30 डिग्री। क्या क्लियर है? यस सर। तो दैट साइन थीटा इज इक्वल्स टू 2/√3 × 1/2 छम छम। तो दैट साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1/√3। सो दिस थीटा इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स 1/√3।
क्लियर है प्यारे बच्चों? सो दिस वुड बी द आंसर। इज दैट क्लियर? तो ये अपने को ध्यान रखना है कि भाई ग्रेजिंग का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री पर जाएगी तो उससे क्रिटिकल आ जाएगा, क्रिटिकल आ जाएगा तो प्यारे बच्चों मैं यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या कर लूँगा, कैलकुलेट। तो मैं कह सकता हूँ क्या, बाकी आप समझदार हैं कि इसका ऑप्शन डी सही होगा। चलिए करते हैं अगला सवाल। हाँ प्यारे बच्चों, ए फिश लुकिंग अप थ्रू द वाटर सीज द आउटसाइड वर्ल्ड, ओके, कंटेन्ड इन अ सर्कुलर होरिजन। If the refractive index of the water is 4/3 and the fish is 20 centimeter below the water surface, then the radius of this circle आपको क्या करनी है प्यारे बच्चों, बतानी है। आइए फटाफट से इस क्वेश्चन का प्यारे बच्चों बेसिक समझते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स बनाते हैं फटाफट से इसका डायग्राम। भाई बहुत स्टैंडर्ड सवाल है, पहले ही मैं आपसे बता रहा हूँ, ठीक है ना। वैसे तो जेईई में पूछा गया पहले कभी, अब पुराने वाले ही पूछने की उम्मीद होती है और कहाँ से आएंगे सवाल। चलिए तो प्यारे बच्चों सबसे पहले ये डायग्राम बना लो भाई, है ना। और इस डायग्राम में कुछ नहीं करना, ये सर्कुलर आपने होरिजन बना लिया है ये वाला, और ये है आपकी फिश, ओके, यस। और प्यारे बच्चों बहुत बेसिक सा कंसेप्ट है क्या, कि ये वाला एंगल कितना होगा, ये 90 डिग्री होगा, ये 90 होगा तो ये वाला एंगल क्रिटिकल होगा, क्योंकि अभी तो सर ने बताया कि रेयर मीडियम में बनने वाला जो एंगल है अगर वो 90 है तो डेंसर वाला क्रिटिकल होगा। ये क्रिटिकल है भाई तो ये वाला भी क्या होगा बेटे, क्रिटिकल होगा। और सेम सिचुएशन क्या इसके इस तरफ भी ऐसे ही होगी, ये देखो लाइक दैट। क्लियर है प्यारे बच्चों? तो ये वाला एंगल भी क्या होगा, ये भी क्रिटिकल एंगल होगा जो कि सी के बराबर होगा। अब सोचो मुझे इसकी रेडियस अगर पता लग जाए तो क्या मैं इसका एरिया यानी कि पाई आर स्क्वायर प्यारे बच्चों कैलकुलेट कर सकता हूँ, ठीक है ना। पहचानना है बस आपको इस तरह के सवालों को। अच्छा, क्रिटिकल एंगल निकालने का तरीका भी सर ने क्या बताया, सर क्रिटिकल एंगल इज सिंपली साइन सी, छोटे वाला एयर, बड़े वाला 4/3 यानी कि 4/3, तो बेटे 3/4 आ गया। तो यहाँ से प्यारे बच्चों साइन सी मेरे पास कितना आ गया, सर दैट साइन सी इज इक्वल्स टू 3/4। क्लियर है प्यारे बच्चों? हाँ प्यारे बच्चों, साइन सी 3/4 आ जाएगा। अब सोचो अगर मैं इस ट्रायंगल को ऐसे बनाऊँ तो ये मेरे पास सी है, ओके, दिस इज़ 3, दिस इज़ 4, सो क्या दिस वुड बी √7। हो गया भाई अपना काम। अब मुझे क्या निकालना है, मुझे ये रेडियस आर निकालनी है। फिर इस ट्रायंगल में चलते हैं। क्या बेटे इस वाले ट्रायंगल में ये कितना है, सर ये आर है, ये कितना है, क्या ये 12 सेंटीमीटर है, यस सर, लेकिन एंगल तो इसका भी क्रिटिकल एंगल ही है। तो ज़रा फटाफट से बताओ tan c कितना हुआ, सर दैट tan c इज़ इक्वल्स टू यस R/12। क्लियर है? और यहाँ से प्यारे बच्चों जो मेरे पास tan c हुआ, दैट tan c इज़ व्हाट 3/√7। क्लियर है? दोनों को इक्वेट करके क्या निकल जाएगी, रेडियस, रेडियस आ जाएगी। तो क्या मैं पाई आर स्क्वायर लिख दूंगा, और पाई आर स्क्वायर लिख के प्यारे बच्चों क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा। क्लियर है? बाकी सॉल्यूशन प्यारे बच्चों आपको दिया ही है, तो आप क्या कर सकते हैं, इजीली इसको समझ सकते हैं। क्लियर है स्टूडेंट? तो इस तरह से मैं क्या कर सकता हूँ, क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता हूँ। बाकी इसका एक बहुत बढ़िया जुगाड़ भी है, ये वाला फार्मूला चाहें तो आप डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, याद रख सकते हैं, काम आएगा हर जगह प्यारे बच्चों, एप्लीकेबल है। जब भी कभी कुछ ऐसे सर्कुलर ओरिजिन के सवाल आए जिसमें यहाँ कोई बल्ब है जिससे लाइट निकल रही हो, या कोई मछली जैसे इसको देख रही हो, तो प्यारे बच्चों इन सिचुएशन में अपने को कुछ नहीं करना। जब भी इसकी रेडियस पूछे और आपको ये डिस्टेंस AO गिवन हो, तो आप सीधे सीधे क्या कर सकते हैं, इसका एरिया कैलकुलेट करने के लिए प्यारे बच्चों सबसे पहले रेडियस निकाल सकते हैं। तो दैट रेडियस ऑफ द सर्कल इज एक्चुअली यस OA अपॉन अंडर द रूट ऑफ यस μ² -1। क्लियर है प्यारे बच्चों? और बस बाकी फिर एरिया तो आप आराम से निकाल सकते हैं। क्लियर है? आइए बढ़ते हैं प्यारे बच्चों आगे और करते हैं अगला सवाल। ए ग्रीन लाइट इज इंसिडेंट फ्रॉम द वाटर टू एयर वाटर इंटरफेस, ओके, एट द क्रिटिकल एंगल थीटा, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। जेईई मेंस 2014 का सवाल है प्यारे बच्चों, बहुत सारे आइडियाज़ मिलेंगे इस वाले क्वेश्चन से आपको, है ना। आपसे कहते हैं द स्पेक्ट्रम ऑफ द विजिबल लाइट हुज फ्रीक्वेंसी इज मोर देन दैट ऑफ द ग्रीन लाइट विल कम आउट टू द एयर मीडियम, द एंटायर स्पेक्ट्रम विल कम आउट टू द वाटर, द एंटायर स्पेक्ट्रम। ये दुनिया भर की बात है, आप ऑप्शन पढ़ लेना अपने पास। तो प्यारे बच्चों इतना समय नहीं है, लेकिन मैं आपको कनेक्ट करना चाहता हूँ इस क्वेश्चन से फटाफट से, है ना। बहुत सारी चीज़ें हम लोग स्पेक्ट्रम में क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं। क्या सबसे पहली बात तो प्यारे बच्चों ये समझ में आना चाहिए कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है ये वेरी करता है किसके साथ, ये वेरी करता है लैम्डा के साथ, AB प्लस लैम्डा स्क्वायर प्लस C अपॉन लैम्डा टू द पावर 4 एंड सो ऑन। और प्यारे बच्चों लैम्डा के बढ़ने पर म्यू की वैल्यू क्या होती है, कम होती है, या लैम्डा के कम होने पर प्यारे बच्चों म्यू की वैल्यू बढ़ती है। ये रिलेशन होता है ना। रेड कलर की जो वेवलेंथ है और उसका वेवलेंथ किससे, वॉयलेट से क्या होता है ज़्यादा, जबकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर रेड कलर
इज लेस देन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर वायलेट कलर। ये अपने को प्यारे बच्चों ध्यान रखना है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। चलिए जरा देखें क्रिटिकल एंगल की डेफिनेशन। क्या सर ने बताया था साइन सी इज़ 1/μ, यानी कि मैं कह सकता हूँ कि जो क्रिटिकल एंगल है प्यारे बच्चों वो म्यू के साथ उल्टा संबंध रखता है। यानी कि अगर किसी का म्यू ज़्यादा है तो क्या उसका क्रिटिकल एंगल कम होगा, और अगर किसी का म्यू क्या है प्यारे बच्चों कम, तो उस केस का क्रिटिकल एंगल क्या होगा स्टूडेंट्स, ज़्यादा होगा। तो क्रिटिकल एंगल और म्यू का ये रिलेशन मेरे पास आ रहा है। अब क्वेश्चन को ध्यान से देखें, कौन सी लाइट इंसिडेंट कर रही है, ग्रीन लाइट है ना, यानी कि वो आपसे कह रहा है कि यार ग्रीन लाइट इंसिडेंट कर रहे हैं वाटर टू एयर वाटर सरफेस, यानी कि अगर ऊपर वाटर हो और नीचे क्या है प्यारे बच्चों, नीचे है एयर, तो ये जो ग्रीन कलर की रे है, कौन से कलर की रे, ग्रीन कलर की रे प्यारे बच्चों इस एयर वाटर इंटरफेस पर आकर के गिरती है, कौन से एंगल पर, क्रिटिकल एंगल थीटा पर। यस, तो यार थीटा पर आकर के गिर रही है, तो प्यारे बच्चों इसका मतलब ये हुआ कि ये वाली जो रे होगी ग्रीन कलर वाली, क्या वो ऐसे जाएगी, है ना, बिल्कुल सही बात है, ये 90 डिग्री पर चली जाएगी। कौन से वाली, ग्रीन कलर वाली, क्लियर है। अब आपसे कह रहा है सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। सो द स्पेक्ट्रम ऑफ द विजिबल लाइट हुज फ्रीक्वेंसी इज मोर देन दैट ऑफ द ग्रीन लाइट विल कम आउट टू द एयर कॉलम। बेसिकली ये अलग अलग कलर के बारे में क्या कर रहे हैं प्यारे बच्चों, बात कर रहा है, क्लियर है ना। अच्छा, जैसा रिलेशन वेवलेंथ का है ऐसा ही रिलेशन फ्रीक्वेंसी का है, तो मैं कह सकता हूँ कि जो रेड कलर है इस रेड कलर की फ्रीक्वेंसी प्यारे बच्चों कम होगी, जबकि इस वॉयलेट कलर की जो फ्रीक्वेंसी है ये फ्रीक्वेंसी प्यारे बच्चों ज़्यादा होगी। तो मैं आशा करता हूँ ये बात समझ में आ रही होगी। अब मुझे बताओ, जब ये वाला क्रिटिकल एंगल किसके लिए है, ग्रीन के लिए, तो अगर मैं म्यू की वैल्यू को बढ़ाऊंगा तो क्या साइन सी से जो सी की वैल्यू है प्यारे बच्चों वो कम होगी, म्यू बढ़ेगा तो क्या सी कम होगा, तो क्या म्यू कम होगा तो सी बढ़ेगा, म्यू बढ़ेगा तो सी क्या होगा, कम होगा। अब जैसे जैसे मैं और कलर की बात कर रहा हूँ, मान लीजिए मैं बात करता हूँ प्यारे बच्चों वॉयलेट कलर की, तो जो वॉयलेट कलर है, क्या वॉयलेट कलर का म्यू किससे ज़्यादा होता है, सर ये आपका ग्रीन कलर से ज़्यादा है। अगर ये ग्रीन कलर से ज़्यादा है तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो क्रिटिकल एंगल इसके लिए यानी कि वॉयलेट कलर के लिए क्रिटिकल एंगल कम होगा, जबकि ग्रीन कलर के लिए प्यारे बच्चों क्रिटिकल एंगल ज़्यादा होगा। यानी कि सर आप ये कहना चाहते हैं कि वॉयलेट कलर की रे कम एंगल पर भी क्या शो कर देगी, TIR शो कर देगी। सवाल ख़त्म, है ना। यानी कि अगर ये इस थीटा की बजाय वॉयलेट कलर की रे किसी कम एंगल पर भी आएगी तो भी क्या प्यारे बच्चों वो TIR शो कर देगी। यानी कि अगर वॉयलेट कलर की रे ग्रीन वाले क्रिटिकल एंगल पर आएगी, किस पर, ग्रीन के लिए, अगर ये सोचो इस क्रिटिकल एंगल पर आकर के गिरेगी तो क्या ये ऑब्वियस है ये TIR शो करेगी, क्योंकि इसका जो क्रिटिकल एंगल है उसकी वैल्यू तो वॉयलेट से भी क्या है प्यारे बच्चों कम हो, सॉरी ग्रीन से भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो मेरी बात समझ में आ रही है। तो इन शॉर्ट में बस आपसे ये कहना चाहता हूँ कि अगर कोई वाइट लाइट है ना, इसको अपने को ऐसे समझना है, इस क्वेश्चन को इसलिए बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है प्यारे बच्चों। अगर मान लीजिए, क्योंकि इस एक क्वेश्चन से बहुत सारे क्वेश्चन आपके कनेक्ट होने वाले हैं, तो मान लीजिए अगर मैं आपसे कहूँ कि सपोज एक वाइट लाइट इस एंगल पर आकर के गिरे जो कि क्रिटिकल एंगल है किसका, ग्रीन कलर का, तो इधर की तरफ तो कौन सी लाइट मिलेगी, सर इधर की तरफ मुझे ग्रीन लाइट मिलेगी, लेकिन इसके ऊपर मुझे कौन से कलर मिलेंगे, सर इसके ऊपर मुझे कलर मिलेंगे VIBGYOR में, ये सारे कलर मुझे ऊपर मिलेंगे, यानी कि वॉयलेट, इंडिगो और ब्लू, ये सारे तो शो करेंगे TIR, जबकि नीचे कौन सी रे चली जाएगी, नीचे प्यारे बच्चों मुझे जो बेसिकली अगर आप रिफ्रैक्शन की बात करें तो जो रिफ्रैक्टेड रे होंगी प्यारे बच्चों, कौन कौन सी रिफ्रैक्टेड रे, येलो, ऑरेंज और रेड क्या होंगी, वाटर से एयर की तरफ ट्रैवल कर जाएंगी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है। तो बस इतना सा अपने को ध्यान रखना है, बाकी आप समझदार हैं। ऑप्शंस आपको देखो यहाँ पे भी समझ में आ रही है, ये सब बातें समझ में आ रही हैं।
है ना भाई। तो यहाँ से किसका रिलेशन आ गया प्यारे बच्चों, फ्रीक्वेंसी का रिलेशन आ गया। यहाँ से क्या आपके पास लेमडा का रिलेशन है ना भाई। फिर इसी तरह से ये मेरे पास म्यू ग्रेटर देन म्यू ग्रीन होगा अदर कलर्स के लिए, जो क्या शो करेंगे, जो TIR क्या कर रहे होंगे, शो कर रहे होंगे। एक बार डी ऑप्शन को पढ़ लेते हैं। द स्पेक्ट्रम ऑफ द विजिबल लाइट हुज फ्रीक्वेंसी इज लेस देन दैट ऑफ द लाइट विल कम आउट टू दैट एयर मीडियम। यस, यानी कि जिनकी फ्रीक्वेंसी कम है वो तो क्या हो जाएंगी, रिफ्रैक्ट कर जाएंगी, और जिनकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है वो क्या शो करेंगी प्यारे बच्चों, वो TIR को शो कर रही होंगी। तो आशा करता हूँ ये समझ में आया होगा। JEE मेंस 2014 का प्यारे बच्चों सवाल है। अच्छा, मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ। आप लोगों के कमेंट्स में सेक्शन में पता लग रहा है, कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि सर 19-20 के सवाल कराएं, 2019 2020 वो ज़्यादा अपडेटेड हैं, ये और वो दुनिया भर की बातें। आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। अभी आप पहले इन क्वेश्चंस को कनेक्ट करें। इन क्वेश्चंस को कनेक्ट करने के बाद प्यारे बच्चों पूरे की पूरी सीरीज़ हम लोग लेकर के आएंगे टेस्ट पेपर्स की। और 2019 और 2020 का केवल फिजिक्स का नहीं, केमिस्ट्री का ही नहीं, मैथ्स यानी कि तीनों सब्जेक्ट का जो है पूरा पेपर आप लोगों को डिस्कशन कराया जाएगा। इसलिए बस मैं आपसे कहता हूँ ज़्यादा बातें ना करें, बाहर के शोर को ना ज़्यादा सुने, बस प्यारे बच्चों फोकस करें। क्लियर है ना। तो जो कमी पेशी है सारी वहाँ पर कंप्लीट करा देंगे, आप टेंशन ना लें, लेकिन आप प्लीज़ कनेक्टेड रहें, ट्यून्ड रहें। चलिए प्यारे बच्चों बढ़ते हैं आगे और करते हैं अगला सवाल। ओके प्यारे बच्चों, तो आइए फटाफट से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपसे चर्चा करना चाहता हूँ। डाइवर्जिंग लेंस के मीनिंग यहाँ पर क्या है ना। डाइवर्जिंग और कन्वर्जिंग के मीनिंग क्या है, मैं चाहता हूँ एक थोड़ी सी थ्योरी प्यारे बच्चों आपको बताऊँ। क्या डाइवर्जिंग लेंस, आप इस लेंस को क्या डाइवर्जिंग बोलते हैं? क्या ये लेंस प्यारे बच्चों डाइवर्जिंग होता है क्या, है ना। ये लेंस तभी डाइवर्जिंग होता है प्यारे बच्चों जबकि इसके जो बाहर वाला मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और इस लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में N1 किससे बड़ा होता है प्यारे बच्चों, N2 से बड़ा होता है ना। ये तभी क्या होता है, डाइवर्जिंग। लेकिन अगर आप ध्यान रहे, बहुत सारे क्वेश्चंस प्यारे बच्चों उसके ऊपर पूछे गए। वैसे तो आपको पता है मेरा पर्पस केवल याद दिलाना है इस क्वेश्चन के माध्यम से। ये क्वेश्चन ये डाइवर्जिंग की जगह कन्वर्जिंग तब हो जाएगा अगर यहाँ N2 और ये है प्यारे बच्चों N1 और ये दिस N1 इज़ वॉट, दिस N1 इज़ एक्चुअली लेस देन N2, है ना प्यारे बच्चों। तो अब ये कॉन्केव लेंस, दिस कॉन्केव lens will behave yes like a converging lens। तो प्यारे बच्चों अपने को ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसलिए कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग की एक बेसिक डेफिनेशन क्या है मैं आपको बता दूं। ये जो सिस्टम है, इस तरह का ऑप्टिकल सिस्टम, ये ऑप्टिकल सिस्टम प्यारे बच्चों कन्वर्जिंग कहलाता है। ये वाला जो ऑप्टिकल सिस्टम है प्यारे बच्चों, ये ऑप्टिकल सिस्टम क्या कहलाता है, ये ऑप्टिकल सिस्टम डाइवर्जिंग कहलाता है ना। ये कहना कि कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग है, नहीं, गलत स्टेटमेंट है ना। कॉनकेव लेंस डाइवर्जिंग है, नहीं, गलत स्टेटमेंट है। कॉनकेव लेंस तभी डाइवर्जिंग होता है जबकि इसके लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सराउंडिंग मीडियम से क्या होता है, ज़्यादा। अब मुझे बताओ, अगर मैं तुमसे कहूँ कि यार ये एक कॉन्वेक्स लेंस है, इस कॉन्वेक्स लेंस में प्यारे बच्चों ये N2 है ये N2 और ये क्या है N1, और मैं तुमसे कहूँ यार N2 बड़ा है किससे प्यारे बच्चों, N1 से, तो बताओ ये कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग हो या डाइवर्जिंग। कमेंट बॉक्स में लिखोगे, वैसे ही बता दोगे। सर वैसे ही सुन लीजिए, N2 बड़ा है किससे प्यारे बच्चों, N1 से। तो अगर सराउंडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, ज़्यादा लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से, तो इट विल बिहेव लाइक ए डाइवर्जिंग सिस्टम। क्लियर है प्यारे बच्चों। और एक और इम्पॉर्टेंट बात, क्या कोई भी लेंस आइदर इट इज़ कॉन्वेक्स और इट इज़ कॉनकेव प्यारे बच्चों, अगर दोनों के दोनों सेम मीडियम में रखे हों, N1 ये N2, ये वाला N1 और N1 किसके बराबर हो जाए प्यारे बच्चों, N2 के, तो रेज सीधी निकल जाती हैं। ना तो ये कन्वर्जिंग की तरह बिहेव करता है, ना ये डाइवर्जिंग की तरह बिहेव करता है। कौन से केस में सर, ओनली इन दैट केस व्हेन देयर रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस आर सेम। तो प्यारे बच्चों ये कहानी सबको समझ में आ गई होगी। छोटी सी मैंने सोचा कि इस पर चर्चा कर लेते हैं ताकि थोड़ा सा जो है सवाल के साथ साथ ही हो जाए। बाकी क्वेश्चन तो बहुत आसान है, क्वेश्चन में ऐसी कोई बहुत बड़ी चीज़ प्यारे बच्चों नहीं पूछी गई है। ध्यान से सुने, ये पैरेलल बीम आकर के किस पर गिरती है, किसी डाइवर्जिंग लेंस पर आकर के प्यारे बच्चों गिरती है। एंड अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन द फोकल लेंथ ऑफ दिस लेंस इज 25 सेंटीमीटर। अच्छा एक बात मैं प्यारे बच्चों आपको और बता दूं, डाइवर्जिंग और कन्वर्जिंग के केस में
जो आपका कन्वर्जिंग लेंस होता है या कन्वर्जिंग सिस्टम होता है, इसकी फोकल लेंथ प्यारे बच्चों पॉजिटिव होती है। जो डाइवर्जिंग होता है इसकी फोकल लेंथ हमेशा क्या होती है, निगेटिव होता है। तो ये अपने को हमेशा ध्यान रखना है ना। इसलिए लेंस की फोकल लेंथ पॉजिटिव निगेटिव पे नहीं जाना, अपने को सिस्टम की फोकल लेंथ देखनी है। अगर इसकी लेंथ पॉजिटिव है तो कन्वर्जिंग है, ये है तो प्यारे बच्चों निगेटिव है। क्लियर है, लेंस के बारे में बात कर रहा हूँ मैं अभी। क्लियर। अच्छा, और पावर फोकल लेंथ पॉजिटिव तो इसका मतलब पावर पॉजिटिव, और यहाँ पर प्यारे बच्चों जो पावर है दैट इज निगेटिव। निगेटिव पावर मीन्स डाइवर्जिंग, पॉजिटिव पावर मीन्स कन्वर्जिंग। चलिए फटाफट से प्यारे बच्चों सवाल करते हैं। तो ये इस पे इन्फिनिटी से क्या आ रही है प्यारे बच्चों, रेस चली आ रही है। ये इस पे आकर के गिरी, इसने इसको फैलाया, सामने फिर एक लेंस रख दिया है और आपसे पूछ रहा है फाइनल इमेज आपको बतानी है कहाँ बनी है। तो सीधी सी बात है यार, 2 बार अपने को क्या लगाना है, रिफ्रैक्शन का लेंस वाला फॉर्मूला लगाना है। तो प्यारे बच्चों शुरू करें। सबसे पहले इस कॉनकेव लेंस की बात करेंगे। कॉनकेव लेंस के लिए फार्मूला आप जानते हैं, लेंस फार्मूला ये वाला होता है। बस ध्यान रखना है, ये चूंकि डाइवर्जिंग है तो इसलिए इसकी फोकल लेंथ क्या लेनी है, -25 सेंटीमीटर लेनी है। हाँ प्यारे बच्चों, पैरेलल रेस कहाँ से आ रही है, इन्फिनिटी से, तो यू को इन्फिनिटी लेना है कि यहाँ से वी की वैल्यू निकाल लूँगा। यस सर, दैट वी इज़ -25 मतलब रे इधर जा रही है तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में। तो सर इसका मतलब यहाँ पर मुझे इमेज दिखाई देगी। क्लियर हो गई। अब ये जो इमेज है प्यारे बच्चों, इट विल वर्क लाइक एन ऑब्जेक्ट फॉर दिस लेंस। ओके, अब सोचो ये इमेज अगर किसकी तरह काम कर रही है, किसी ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रही है। तो ये 15 है, ये 25 है, तो जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है प्यारे बच्चों, दैट ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कम्स आउट टू बी -40 फॉर दिस लेंस। फोकल लेंथ क्या ले लो, पॉजिटिव ले लो भाई। लो भाई दोबारा से प्यारे बच्चों देखो, ये वाला फार्मूला आपको समझ में आ रहा है। वैल्यू पुट करोगे तो V2 कितना जाएगा, +40 सेंटीमीटर, यानी कि यहाँ कहीं आकर के इसकी इमेज बन जाएगी। तो रियल बनेगी और कहाँ पर बनेगी, 40 सेंटीमीटर पर बन जाएगी। क्लियर है। बढ़ते हैं आगे और करते हैं अगला सवाल। हाँ प्यारे बच्चों, अगला सवाल देखें। थिन कॉन्वेक्स लेंस मेड ऑफ द क्राउन ग्लास इतने हैज फोकल लेंथ f when it is immersed in 2 different liquids having refractive indices 4/3 and 5/3. okay, it has the focal length f1 and f2 respectively. तो आपसे पूछा है प्यारे बच्चों, इन f1 f2 में क्या रिलेशन होगा। ये सीधा सा कंसेप्ट आपसे प्यारे बच्चों पूछना चाह रहा है ना भाई। तो पहले जरा सोचो, क्राउन ग्लास का बना हुआ है, इसकी फोकल लेंथ f है, इसका मतलब इसकी फोकल लेंथ जो f है प्यारे बच्चों, दैट इज विद रिस्पेक्ट टू एयर। क्लियर है ना। अब इसके और इसके रिस्पेक्ट में लिखनी है तो 1/f इज इक्वल्स टू, हाँ बेटे, म्यू ऑफ लेंस अपॉन म्यू ऑफ सराउंडिंग -1 इंटू 1/r1 -1/r2। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द फोकल लेंथ। ओके, अब बेटे एक काम करें, सबसे पहले सराउंडिंग में एयर रख दें। म्यू एल की वैल्यू कितनी गिवन है आपको, 3/2 गिवन है। तो यहाँ से f1 f2 f3 का एक रिलेशन आ जाएगा। ओके, तो आप यहाँ पे साफ साफ देख सकते हैं 4/3 किससे बड़ा है, 3/2 से प्यारे बच्चों बड़ा है। तो f1 क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन f आ जाएगा। एक तो ये रिलेशन हो गया। फिर 5/3 भी किससे बड़ा है, 3/2 से बड़ा है। तो इसका मतलब इस सिचुएशन में जो f2 होगा प्यारे बच्चों, उसका साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। क्लियर है। तो आप जब एक बार 1/f लिख रहे हैं तो एयर में जब फोकल लेंथ आप लिखना चाह रहे हैं तो कैसे लिखेंगे, क्या बेटे, 3/2 -1 1/r1 -1/r2। क्लियर है। फिर दूसरी बार जब आप 1/f1 लिखेंगे तो बेटे 1/f1 में यहाँ लिखेंगे 3/2, यहाँ लिखेंगे प्यारे बच्चों 4/3 -1 1/r1 -1/r2। क्लियर है प्यारे बच्चों। और तीसरी सिचुएशन में जब आप 1/f2 लिखेंगे तो इट वुड बी सिंपली 3/2, और इसकी वैल्यू आगे कितने प्यारे बच्चों, 5/3 -1 1/r1 -1/r2। अब आप आराम से f1 f2 f3 को क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं, और कंपेयर करके इस रिजल्ट पर प्यारे बच्चों पहुंच सकते हैं। तो मैं कह सकता हूं कि इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, सर इसका डी ऑप्शन सही होगा। क्लियर है। ओके 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 ओके, यस, f1 किससे बड़ा है प्यारे बच्चों, f से बड़ा आ जाएगा, तथा f2 का साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। क्लियर है। आइए करते हैं अगला सवाल। भाई ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें। द ग्राफ बिटवीन द एंगल ऑफ डेविएशन एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर ए ट्रायंगुलर प्रिज्म इज रिप्रेजेंटेड बाय, भाई ये तो रटा रटा सवाल है, देखते हैं आंसर आ जाएगा कौन सा। सर ये होगा ग्राफ डेल्टा का। प्यारे बच्चों ध्यान देने वाली बात यह है कि जब आप मिनिमम डेविएशन के लिए बात करते हैं, है ना, तो यहाँ डेविएशन रखते हैं और प्यारे बच्चों यहाँ एंगल ऑफ इंसिडेंस रखते हैं। तो पहले एंगल ऑफ इंसिडेंस के बढ़ने पर डेविएशन कम होता है और फिर डेविएशन बढ़ता जाता है। चलो ये तो सबको पता है ना। आप ये भी जानते हैं प्यारे बच्चों कि यहाँ पर आई किसके बराबर होता है, ई के, और इस डेल्टा को आप क्या बोलते हैं, डेल्टा मिनिमम बोलते हैं। लेकिन आपको ये बात पता होनी चाहिए प्यारे बच्चों, क्या दिस ग्राफ
दिस ग्राफ इज नॉट पैराबोला। प्यारे बच्चों ये ग्राफ पैराबोला नहीं है, ध्यान रखने वाली बात है, ये ग्राफ पैराबोला नहीं है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, क्या इंपॉर्टेंट बात है सर? इंपॉर्टेंट बात ये है प्यारे बच्चों कि ये जो ग्राफ है इधर और इधर ये सिमेट्रिक भी नहीं है। दैट इज अ सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, इट इज नॉट सिमेट्रिक कर्व। ओके प्यारे बच्चों, तो ये ग्राफ एक्चुअल में थोड़ा सा अगर आप ध्यान से देखें तो हल्का सा कुछ इस तरह से टिल्टेड होता है। ओके, किधर की तरफ टिल्टेड होता है? थोड़ा सा राइटवर्ड डायरेक्शन में प्यारे बच्चों टिल्ट होता है। तो इसके लिए अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो 2 पॉइंट्स हैं, जिन 2 पॉइंट्स पर डेल्टा सेम होने वाला है, मुझे पता है बात बेसिक है लेकिन बहुत काम के ध्यान रखना। तो प्यारे बच्चों ये जो डेल्टा पे आप देख रहे हैं, ये डेल्टा आप देख रहे हैं 2 अलग अलग एंगल ऑफ इंसिडेंस पर है। ये I1 है और ये क्या है प्यारे बच्चों? I2। तो I1 और I2 पर देखो डेल्टा क्या आ रहा है? सेम आ रहा है। लेकिन ये जो डिस्टेंस है x1 और प्यारे बच्चों ये जो डिस्टेंस है x2, इसमें x2 की वैल्यू किससे बड़ी है? सर इसमें x2 की वैल्यू x1 से बड़ी है। तो ये ग्राफ थोड़ा सा राइटवर्ड क्या होता है प्यारे बच्चों? टिल्टेड होता है। तो ये अपने को बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना है। मैं इसके ऊपर क्वेश्चन आपको कराऊंगा तो आपको मेरी बात अच्छे से समझ में आ जाएगी। और प्यारे बच्चों एक और इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूँ इसके बारे में। क्या इंपॉर्टेंट बात है? इंपॉर्टेंट बात ये प्यारे बच्चों कि जो ग्राफ आप बना रहे हो इस वाले ग्राफ में, इसका मतलब मैं आपको बताना चाहता हूँ सिमेट्रिक नहीं है। अगर मान लो मैं आपसे कहूँ यार दैट एंगल इज 30 डिग्री, ओके, से दिस एंगल इज 40 डिग्री, दिस 40 डिग्री इज व्हाट? सर दिस इज डेल्टा मिनिमम के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो अब जो ये वाला एंगल है ना, ये वाला एंगल प्यारे बच्चों 50 तो बिल्कुल नहीं होगा, बल्कि इट इज greater than 50 डिग्री। yes it is more than 50 डिग्री। तो इतनी सारी बातें अपने को समझनी होंगी। मिनिमम डेविएशन का ये खेल है। तो अगर ये सारी बातें आपको पता है तो देखो चुटकी बजा करके पहली बात तो ग्राफ आइडेंटिफाई हो गया। ग्राफ आइडेंटिफाई होने के बाद इतनी सारी बातें हमने प्यारे बच्चों इस पर चर्चा करी, तो ये बहुत सारी बातें हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं। आइए फटाफट से इसके ऊपर करते हैं एक और सवाल। हाँ प्यारे बच्चों, an experiment of determination of refractive index of glass of a I delta prism plot, it was found that a ray incident at an angle of 35 degree suffers a deviation of 40 degree and that is emerges as an angle 79 degree. Okay, in that case which of the following is closest to the maximum possible value of the refractive index? प्यारे बच्चों आपको इस कंक्लूजन से मुझे कहाँ तक पहुँचाना है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू तक पहुँचाना है। पहली बात तो आप ये समझें कि आपको एक्चुअल में कहाँ का क्या गया है। ये ग्राफ तो आप सभी को अच्छे से याद हो गया है प्यारे बच्चों। ये डेल्टा है, ये मेरे पास एंगल ऑफ इंसिडेंस है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। हाँ जी, रे कितने डिग्री पर आती है? 75 डिग्री पर आती है। और डेविएशन कितने का है? 40 डिग्री का। और साथ ही साथ कितने पर इमर्ज होती है? 79 डिग्री पर इमर्ज होती है। तो आप ये समझें कि ये मिनिमम डेविएशन नहीं है, क्योंकि मिनिमम डेविएशन की कंडीशन में अपने को ध्यान रखना है बेटे, हमेशा आई किसके बराबर होता है? आई ई के इक्वल होता है, और वो हमेशा एक ही पॉइंट मिलता है। क्लियर हो गई प्यारे बच्चों बात? तो जरा सोचो, पहले कितना है सर? 35 डिग्री। कितने डिग्री? 35। और फिर बाहर कितने पर हो रहा है? इमर्ज हो रहा है कितने पर सर? 79 डिग्री पर। और ये क्या है प्यारे बच्चों? सर दिस इज द वैल्यू ऑफ डेल्टा एंड दैट डेल्टा इज व्हाट? सर दिस डेल्टा इज 40 डिग्री। इसका मतलब ये मिनिमम डेविएशन तो नहीं है, लेकिन इतना मुझे समझ में आ रहा है कि अब जो मिनिमम डेविएशन है वो 40 से कम होगा, क्योंकि ये रहा आपका प्यारे बच्चों मिनिमम डेविएशन। दैट मिनिमम डेविएशन इज लेस देन 40 डिग्री। क्या ये बात समझ में आ रही है? चलिए, अब मुझसे क्या पूछ रहा है? अब मुझसे पूछ रहा है म्यू की वैल्यू क्या करो? कैलकुलेट करो। तो भाई म्यू की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए फार्मूला पढ़ा है क्या आप लोगों ने? यस सर, मैंने फार्मूला पढ़ा है। कौन सा? दैट फार्मूला इज सिंपली यस दैट म्यू इज इक्वल्स टू, हाँ प्यारे बच्चों, साइन ए प्लस डेल्टा मिनिमम बाई 2 अपॉन साइन ए बाई 2। क्या बेटे बात समझ में आ रही है? अब सोचो, अगर मुझे यहाँ से एंगल ऑफ प्रिज्म पता लग जाए तो डेल्टा मिनिमम पता लग जाए तो मैं किसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकता हूँ? मैं यहाँ से प्यारे बच्चों म्यू की वैल्यू कैलकुलेट कर सकता हूँ। बाकी और कोई हिंट मेरे पास नहीं है। तो फिर कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, आइए देखते हैं। हाँ तो प्यारे बच्चों, सबसे पहला काम, डेविएशन का फॉर्मूला आपको पता है क्या? आई प्लस ई माइनस ए। ओके,
जरा फटाफट बताइए डेल्टा कितना गिवन है सर 40, एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है बेटे 35, क्या मेरे पास जो यहाँ से ई है क्या दैट ई इज़ व्हाट सर दैट ई इज़ 79 डिग्री है ना। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दूँ भाई 40 इज़ इक्वल्स टू 35 प्लस 79 माइनस ए। तो बेटे ए की वैल्यू सॉल्व करके कितनी आ जाएगी सर ए की वैल्यू 74 आ जाएगी। 74 डिग्री प्यारे बच्चों मेरे पास ये म्यू की वैल्यू मुझे पता है साइन ए प्लस डेल्टा मिनिमम बाई 2 अपॉन साइन ए बाई 2 होती है। अब एक बात बताओ, ये तो कंफर्म हो चुका है कि जो डेल्टा है ये डेल्टा ऑब्वियस है, डेल्टा मिनिमम से तो बड़ा होगा एंड 40 इज नॉट डेल्टा मिनिमम and I know that delta minimum is less than 40 डिग्री। क्या मेरी बात क्लियर है ना। तो एक काम करो, सबसे पहले इसमें वैल्यू पुट कर दो। हाँ जी, दैट म्यू इज इक्वल्स टू साइन ए प्लस यहाँ डेल्टा मिनिमम की जगह 40/2 अपॉन साइन हाँ बेटे 74/2 से इसको क्या करते हैं प्यारे बच्चों सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के बाद सोचो जो म्यू आएगा ये मैं बता देता हूँ, इट कम्स आउट टू बी 1.44। लेकिन ये जो प्यारे बच्चों म्यू आएगा ध्यान दें ये तब है जब ये डेल्टा 40 डिग्री है, लेकिन 40 डिग्री डेल्टा मिनिमम थोड़ी है, 40 डिग्री से कम है डेल्टा मिनिमम। तो इसका मतलब जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसकी वैल्यू इससे भी कम आ जाएगी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है। यानी कि दैट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इज लेस देन 1.44। क्या क्लियर है प्यारे बच्चों। अब देखते हैं ऑप्शंस के हिसाब से, जो ऑप्शंस मुझे गिवन हैं इन ऑप्शंस के हिसाब से 1.6, 1.7, 1.8, 1.5 तो मैं कह सकता हूं कि जो अप्रॉक्सीमेट यानी कि जो क्लोजेस्ट मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू है प्यारे बच्चों दैट वुड बी द ऑप्शन डी, दैट इज 1.5। क्लियर है। आइए बच्चों बढ़ते हैं आगे और करते हैं अगला सवाल। हाँ बेटा करते हैं अगला सवाल। इन क्वेश्चन को हल्के में मत लेना, 2005 वालों को समझ में आया ना, 2019 और 2020 के तो कराएंगे ही, टेंशन मत लो है ना, ये तो हमें कराना ही है। लेकिन इन क्वेश्चंस को भी हल्के में मत लेना, अभी देखना कितना बढ़िया सवाल है, देख लगेगा जैसे हो गया, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्यारे बच्चों उसके अंदर, जरा ध्यान से देखें। ए थिन ग्लास जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतना है, जिसकी ऑप्टिकल पावर कितनी है प्यारे बच्चों -5 डायोप्टर है, किसके अंदर एयर के अंदर। प्लीज़ इस बात का बहुत अच्छे से अपने को ध्यान रखना है। यस, इट्स ऑप्टिकल पावर इन लिक्विड विद मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.6 क्या होगा प्यारे बच्चों, कितना होगा ये हमें क्या करना है कैलकुलेट करना है। क्लियर है। तो सबसे पहले तो एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होगा, उस मीडियम में फोकल लेंथ कैलकुलेट करनी होगी है ना। तो उस मीडियम में फोकल लेंथ कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे प्यारे बच्चों। सर मैं जानता हूँ पहले एयर में फोकल लेंथ का ये फार्मूला होता है, यहाँ 1.5/1 रख दिया, सॉल्व करके ये आ जाएगा। जब मीडियम की बात करूँगा तो यहाँ FM आ जाएगा। FM में सब बच्चे जानते हैं 1/FM इज इक्वल्स टू क्या म्यू जी बाई म्यू एम -1। हाँ बेटे 1/R1 -1/R2। क्लियर है ना। ये ग्लास मतलब ऑब्वियस है लेंस की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये मुझे गिवन है, इसको सिंप्लीफाई किया, ये मेरे पास रिलेशन आ गया, दोनों को सॉल्व कर दिया। तो दोनों को सॉल्व करके प्यारे बच्चों ये आ गया। अच्छा अब कमाल की बात ये है कि जो FA है, FA क्या है, FA जो होता है प्यारे बच्चों दैट FA इज़ व्हाट, दैट इज़ 1/P वी कैन यूज़। लेकिन कमाल की बात है ये एयर में है। यहाँ हम छोटी सी क्या करते हैं प्यारे बच्चों गलती करते हैं, अगर ये हम एयर में लिख रहे हैं तो हम क्या करते हैं भावुक होकर के मीडियम को 1/P ऑफ मीडियम लिख देते हैं। बस यही इस क्वेश्चन का लॉजिक है कि दैट F ऑफ मीडियम इज इक्वल्स टू 1/P ऑफ मीडियम। नो, दैट पावर इन मीडियम इज इक्वल्स टू, हाँ बेटे हमें याद रखना है दैट इज म्यू अपॉन यस F ऑफ मीडियम। प्लीज़ इस बात का थोड़ा सा अपने को प्यारे बच्चों क्या रखना है, ध्यान रखना है। यही लॉजिक है इसका, क्यों है ये तो आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में, अपना नंबर लिख के भेजेंगे तो मैं आपको जो पेटीएम पे 10 रुपये दे दूंगा। चलो खैर कोई बात नहीं। तो क्या प्यारे बच्चों यहाँ से 1/5 वैल्यू पुट कर दी, क्योंकि 1/5 आ जाएगा। आपको 1 डायोप्टर गिवन था, 5 डायोप्टर गिवन था, -5 डायोप्टर। तो -5 डायोप्टर रख के मेरे पास फोकल लेंथ आ गई कितनी 1.6 मीटर। ये फोकल लेंथ कहाँ पर है सर, दिस फोकल लेंथ इज इन मीडियम। क्लियर है ना। तो मुझसे पूछ रहा है पावर इन मीडियम, तो दैट पावर इन मीडियम इज व्हाट, दैट इज म्यू बाई FM। क्लियर है प्यारे बच्चों। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, एक छोटा सा लॉजिक है। चलिए बढ़ते हैं आगे और करते हैं अगला सवाल। हाँ जी, 2 lenses ऑफ पावर दिस एंड दिस आर कॉन्टैक्ट विद ईच अदर, द फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन। तो प्यारे बच्चों फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन पूछ रहा है, तो फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन आप सभी जानते हैं 1/F इक्वलेंट इज 1/F1 प्लस 1/F2 माइनस D/F1 F2 है ना।
ना। ये तब है जब दो लेंसेज कितने डिस्टेंस पर सेपरेटेड हो, डी पर, अगर दोनों के बीच का डिस्टेंस 0 हो जाए, यानी कि दोनों के दोनों प्यारे बच्चों कांटेक्ट में हो, तो क्या उसको उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो 1/f इक्विवेलेंट होता है, क्या 1/f1 + 1/f2 होता है। यही होता है ना भाई प्यारे बच्चों। अब सोचो मुझे लिखनी है पावर, तो पावर के लिए अपने को क्या करना है सर, जब आप पावर लिखते हैं दैट पावर इज़ व्हाट, दैट 1/फोकल लेंथ। क्लियर है ना भाई। तो इसमें ध्यान रखना है बेटे, जो ये f होता है इसकी वैल्यू किसके साथ पुट करते हैं, इसकी वैल्यू साइन के साथ क्या करते हैं, पुट करते हैं, है ना, ताकि मेरे पास पावर भी किसके साथ आता है प्यारे बच्चों, साइन के साथ आ जाता है। अब सोचो यहाँ -15D और ये कितना है 5D, तो क्या मैं इसको सिंपल पावर के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ सर। दैट वुड बी P1, दैट वुड बी P2, सो दिस वुड बी व्हाट, सो दिस वुड बी P इक्विवेलेंट। तो यहाँ से मेरे पास P1 कितना आ गया, दैट P1 इज इक्वल्स टू -15 डायोप्टर। P2 मेरे पास कितना आ गया भाई सर, P2 मेरे पास आ गया 5 डायोप्टर। जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो कितना आ जाएगा, इट वुड बी -10 डायोप्टर। तो मैं कह सकता हूँ कि इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये P इक्विवेलेंट आ गया, तो जो F इक्विवेलेंट इज़ 100/10, 100/10 है ना भाई। तो इट कम्स आउट टू बी -10 सेंटीमीटर। तो दैट इक्विवेलेंट फोकल लेंथ वुड बी व्हाट, दैट वुड बी -10 सेंटीमीटर। यानी कि इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, इसका ऑप्शन प्यारे बच्चों बी सही होगा। हाँ प्यारे बच्चों, ये वाला क्वेश्चन ग्राफ का सवाल है। वैसे तो देखो बहुत सारे ग्राफ इसके अंदर बनते हैं, लेकिन मैं आपको एक छोटा सा टेक्निक बताता हूँ जिससे आपका कोई भी ग्राफ का सवाल है देखते प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। सबसे पहली बात तो आपसे कह रहा है स्टूडेंट मेजर द फोकल लेंथ ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस बाय पुटिंग एन ऑब्जेक्ट पिन। ओके, ऑब्जेक्ट पिन मतलब कैसा ऑब्जेक्ट है भाई सर, इसका मतलब इट इज़ ए रियल ऑब्जेक्ट, है ना। ध्यान रखना है प्यारे बच्चों, एट अ डिस्टेंस u फ्रॉम द लेंस एंड मेजरिंग द डिस्टेंस v, किसके लिए, ऑफ द इमेज पिन के लिए। क्लियर है प्यारे बच्चों। तो आपसे कह रहा है u और v का ग्राफ बताओ। सबसे पहली बात तो ये और ये तो हो ही नहीं सकते, क्यों, क्योंकि आप सभी जानते हैं, नहीं जानते तो जानिए क्या, कि जो 1/uv जो ग्राफ होते हैं प्यारे बच्चों वो हाइपरबोलिक होते हैं, और जो प्यारे बच्चों 1/v वर्सेस u होते हैं प्यारे बच्चों वो स्ट्रेट लाइन होते हैं, चाहे कोई सा भी लेंस और कोई सा भी क्या हो प्यारे बच्चों, मिरर हो। ठीक है ना। अब जरा देखो, सबसे पहले तो आपको कौन सा ग्राफ दिया गया है सर, मुझे ये स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन है तो पॉसिबल नहीं है, स्ट्रेट लाइन है तो पॉसिबल नहीं है, तो एक हाइपरबोलिक कर्व ये हुआ प्यारे बच्चों, एक ये हुआ, ये दो मेरे पास हैं। दोनों में से मुझे क्या करना है प्यारे बच्चों, चूज़ करना है। तो ध्यान रहे क्या है, क्या ये कॉन्वेक्स लेंस है, यस सर। प्यारे बच्चों हमेशा ध्यान रखना है कि कोई भी कॉन्वेक्स लेंस, कौन सा लेंस, कॉन्वेक्स लेंस प्यारे बच्चों कभी भी ये मैं याद दिला दूँ सबको, देखो कॉन्वेक्स मिरर कभी भी रियल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज नहीं बनाता। हम लोग बना देते हैं ग्राफ में, वो अलग बात है, लेकिन ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। कॉन्केव मिरर कभी भी वर्चुअल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज नहीं बनाता, कॉन्वेक्स लेंस कभी भी वर्चुअल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज नहीं बनाता। जबकि तो प्यारे बच्चों ए ऑप्शन नहीं हो सकता, बी ऑप्शन, डी ऑप्शन नहीं हो सकता, बचा कौन सा, बी और सी। और बी और सी में ध्यान रखना है अपने आप को, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज ए रियल ऑब्जेक्ट, है ना, क्योंकि ये आपसे कह रहा है आपने ऑब्जेक्ट पिन रखा है। क्लियर है, ऑब्जेक्ट पिन यानी कि रियल ऑब्जेक्ट, यानी कि प्यारे बच्चों यू क्या होगा, निगेटिव होगा, है ना। ये अपने को ध्यान रखना भाई। अगर ये एक लेंस है तो इस लेंस के लिए अगर रेज कहाँ से आ रही हैं, इधर से आ रही हैं, तो इसके लिए प्यारे बच्चों यू को मैं क्या लूँगा, निगेटिव लूँगा। क्लियर होगी। अब देखो यू निगेटिव इसमें है या इसमें, इसमें तो यू पॉजिटिव है, और इसमें क्या है प्यारे बच्चों, इसमें यू क्या है, निगेटिव। तो मैं कह सकता हूँ कि इसका सी ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। क्लियर हो गई बात। तो अपने को ध्यान रखना है कि स्ट्रेट लाइन ग्राफ कब होना है और हाइपरबोला ग्राफ प्यारे बच्चों कब होना है। और मैं आपको बता दूं, अगर है ना, ग्राफ के लिए इतना अपने को अच्छे से याद रखना है कि कॉन्वेक्स मिरर कभी भी रियल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज नहीं बनाता है, कॉन्केव मिरर कभी भी वर्चुअल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज नहीं बनाता है, कॉन्वेक्स लेंस कभी भी वर्चुअल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज नहीं बनाता है, जबकि कॉन्केव लेंस प्यारे बच्चों कभी भी रियल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज नहीं बनाता है। और ये सारी बातें लेंसेज के लिए मैं तब कर रहा हूँ जबकि मैं इस कॉन्वेक्स लेंस को और इस कॉन्केव लेंस को कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग सिस्टम मान रहा हूँ, है ना। इट इज़ ए कन्वर्जिंग सिस्टम, इट इज़ ए डाइवर्जिंग सिस्टम। क्या प्यारे बच्चों मेरी बात क्लियर है। तो इस रिजल्ट्स भी आपको इसके साथ साथ क्या करने हैं, याद रखने होंगे। क्लियर है। आइए बढ़ते हैं आगे और करते हैं अगला सवाल। प्यारे बच्चों आपको वीडियो अगर पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और साथ ही साथ उन ज़रूरतमंद बच्चों को इसके बारे में ज़रूर इन्फॉर्मेशन दें जिनको इसकी कहीं ना कहीं आवश्यकता है। मैं जानता हूँ
आपका दिल बहुत अच्छा है, आप भी दूसरों के बारे में शायद उतना ही सोचते हैं जितना ये मोशन की टीम सोच रही होगी। तो प्यारे बच्चों, इसलिए इन लेक्चर्स के जो भी लिंक्स हैं वो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। विश्वास कीजिए, जितने ज़्यादा लोग जुड़ेंगे उतना ज़्यादा आप लोगों का प्यार, स्नेह, लाइक और कमेंट्स के माध्यम से हमें प्राप्त होगा, जिससे मोशन की टीम मोटिवेटेड होगी और हम लोग दिन रात बहुत ऊर्जा के साथ प्यारे बच्चों आपके साथ काम करेंगे। हाँ बेटे, कार इज फिटेड विद कॉन्वेक्स साइड व्यू मिरर। ओके, हाँ जी, साइड व्यू मिरर कॉन्वेक्स होते हैं, भी कंफर्म हो गया। ऑफलाइन 20 सेंटीमीटर, ए सेकंड कार इतने मीटर बिहाइंड द फर्स्ट कार इज ओवरटेकिंग द फर्स्ट कार एट अ रिलेटिव स्पीड ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड। अब आपसे कह रहा है द स्पीड ऑफ द इमेज ऑफ द सेकंड कार एज सीन इन द मिरर ऑफ द फर्स्ट वन। ये प्यारे बच्चों आपसे क्या कर रहा है, पूछ रहा है कि यार आपको जो पीछे वाली कार आ रही है उसकी स्पीड क्या दिखाई देगी। क्लियर है प्यारे बच्चों, है ना? यही तो क्वेश्चन कह रहा है कि द स्पीड ऑफ द इमेज ऑफ द सेकंड कार एज सीन इन द मिरर ऑफ द फर्स्ट वन इज। भाई इसके लिए अपने को प्यारे बच्चों मिरर में वेलोसिटी का कंसेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए। वैसे तो उसके बहुत सारे केसेस बनते हैं, लेकिन ये सबसे पॉपुलर केस है और ये पॉपुलर केस पर मैं आपसे प्यारे बच्चों जरूर डिस्कशन करने वाला हूँ। दिस इज द इम्पॉर्टेंट वन। ओके, याद रखें प्यारे बच्चों, जब भी कभी कोई मिरर है जो कि एक स्फेरिकल मिरर है, प्लेन मिरर नहीं, कैसा मिरर, स्फेरिकल मिरर, और स्फेरिकल मिरर में अगर ऑब्जेक्ट एक्सिस के अलोंग क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, तो इस सिचुएशन में प्यारे बच्चों जो इसकी वेलोसिटी होती है vo, जिसे मैं किससे रिप्रेजेंट करता हूँ, जिसको मैं du/dt से क्या करता हूँ, रिप्रेजेंट करता हूँ। मान लीजिए यहाँ कहीं इसकी इमेज है, इमेज की वेलोसिटी है प्यारे बच्चों vi, जिसको मैं डिनोट करता हूँ dv/dt से। इसमें एक्चुअल में ये रिलेशन होता है, लेकिन एक बात का आप हमेशा ध्यान रखें, जब आप dv/dt इज इक्वल्स टू -v²/u² du/dt यूज कर रहे हैं, तो ये जो वेलोसिटी ऑफ क्या है, इमेज, ये प्यारे बच्चों विद रिस्पेक्ट टू मिरर है। बस ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जिसका अपने को ध्यान रखना है। ये है VOM, यानी कि वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द मिरर। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पे हमें एक्चुअल में रिलेटिव वेलोसिटी क्या करनी है, यूज़ करनी है, जो कि किसके रेस्पेक्ट में है, मिरर के रेस्पेक्ट में है। u आपकी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, v कौन से डिस्टेंस है, इमेज डिस्टेंस। बस अपना काम खत्म हो जाएगा। और अगर यहीं पर ये क्या होता प्यारे बच्चों, लेंस होता, ऑब्जेक्ट किसके अलोंग चल रहा होता, एक्सिस के अलोंग, तो इस सिचुएशन में वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू जो लेंस होता वो प्लस v²/u², हाँ बेटे VOL आ जाता। क्लियर है ना भाई? और ध्यान रहिए विद रिस्पेक्ट टू लेंस है, अगर लेंस की भी वेलोसिटी अपने को गिवन होगी तो फिर कहानी कुछ और हो जाएगी। क्योंकि ये जो फॉर्मूला आप देख रहे हैं, इस फॉर्मूले को अगर आप थोड़ा सा और अच्छे से लिखेंगे तो इसको लिखेंगे VI - VM इज इक्वल्स टू, हाँ जी, -v²/u², प्यारे बच्चों VO - VM। आशा करता हूं समझ में आ रहा होगा। क्लियर है ना भाई? ये है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो अपने को ध्यान रखना है कि कौन सी वेलोसिटी क्या रिलेटिव दी है, क्या विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड दी है, ये पता होगा तो अपना काम चल जाएगा। आइए फटाफट से क्वेश्चन को देखें, ये फॉर्मूला है भाई। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट बात, कभी कभी v और u में v और u का सीधे सीधे ये रिलेशन आप क्या कर सकते हैं प्यारे बच्चों, यूज़ कर सकते हैं। v/u इज इक्वल्स टू f/u - f, तो इसको यहाँ रख देंगे तो ये रिलेशन प्यारे बच्चों मेरे पास आ जाएगी। क्लियर है? डेटा है, वैल्यू पुट करी, सारा काम हो जाएगा। और कमाल की बात है, आपको रिलेटिव वेलोसिटी दी है। रिलेटिव वेलोसिटी मतलब मिरर के रेस्पेक्ट में, क्योंकि जो कार के रेस्पेक्ट में है ऑब्वियस है वो मिरर के रेस्पेक्ट में भी होगी। इसलिए यहाँ पर आप लोगों को इस वाले फार्मूले को लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। सीधे सीधे किसको लगाएंगे, सीधे सीधे प्यारे बच्चों इसको यूज़ करेंगे, तो आपके पास जो वेलोसिटी ऑफ इमेज आएगी वो किसके रेस्पेक्ट में आ जाएगी, विद रिस्पेक्ट टू मिरर आ जाएगी, या मैं कह सकता हूँ कि विद रिस्पेक्ट टू कार आ जाएगी। आशा करता हूँ समझ में आ रहा होगा। ये 15 आपको गिवन है, तो मेरे पास 1/15 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही है सर? इसका ऑप्शन ए सही है। देखो पूछा, द स्पीड ऑफ द इमेज ऑफ द सेकंड कार एज सीन इन द मिरर, ओके, ऑफ द फर्स्ट वन इज, तो यही आपसे पूछ रहा है। क्लियर है? आइए बढ़ते हैं आगे और करते हैं अगला सवाल। हाँ प्यारे बच्चों, JEE Mains 2012 का क्वेश्चन, आइए जरा ध्यान से देखें। एन ऑब्जेक्ट 2.4 मीटर इज इन फ्रंट ऑफ ए लेंस फॉर्म्स ए शार्प इमेज ऑन द फिल्म 12 सेंटीमीटर। ओके, ये क्वेश्चन में डिटेल दी है। बिहाइंड द लेंस ए ग्लास प्लेट ऑफ 1 सेंटीमीटर थिक ऑफ रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 1.50 is interposed between the lens and the film which is plane surface to the film. At what distance should be, ये दुनिया भर की बात है ना। मैं तुम्हें फटाफट से सवाल समझा देता हूँ। देखो क्या कहना चाह रहे हैं भैया, ये कहना चाह रहे हैं कि ऑब्जेक्ट कहीं यहाँ पे प्लेस्ड है,
ठीक है ना भाई। और यहाँ पे क्या है प्यारे बच्चों, ये एक पर्दा है, फिल्म है, स्क्रीन है, जो आप कहें। तो ये कह रहा है यार यहाँ से चल करके यहाँ पर क्या बनती है, एक इमेज बनती है। ये आपको कह रहा है क्वेश्चन के अंदर सीधे सीधे शब्दों में। ये फिल्म है, ये है क्या है प्यारे बच्चों, लेंस। ओके, अच्छा कमाल की बात ये है कि ऑब्जेक्ट 2.4 मीटर पर रखा है इन फ्रंट ऑफ ए लेंस। ठीक है भाई, ये कितना है सर, ये 2.4 मीटर यानी कि इतने इंटू 100 सेंटीमीटर यानी कि 240 सेंटीमीटर पर प्यारे बच्चों ये ऑब्जेक्ट रखा है। क्लियर हो गई बात। चलो भाई, लेंस की फोकल लेंथ सॉरी नहीं दी गई है, और आपसे कह रहा है फॉर्म कहाँ करता है, 12 सेंटीमीटर पर फॉर्म करता है, यहाँ पर ये इमेज बनाता है। क्लियर है। अब क्वेश्चन समझना ध्यान से, बाकी सवाल में कुछ नहीं है प्यारे बच्चों। इसके बीच में भी ये क्या कर रहा है, एक छोटी सी इसने ये एक थिन फिल्म एंटर करा दी है। तो जैसे इसके अंदर ये थिन फिल्म क्या करेगा, एंटर कराएगा, तो थिन फिल्म के एंटर करते ही क्या होगा प्यारे बच्चों, ये जो इमेज है वो शिफ्ट हो जाएगी, है ना। ये आप सभी अच्छे से जानते ही हैं, है ना। शिफ्टिंग का फार्मूला पता होना चाहिए आपको। पहले क्वेश्चन समझा देता हूँ। तो ये इमेज कहीं आपकी यहाँ पे कहीं शिफ्ट हो जाएगी लाइक दैट, है ना। जो यहाँ पे पहले फोकस हो रही थी इनिशियली, अब ये कहीं यहाँ पर फोकस होगी। तो वो आपसे कह रहा है यार भाई इस ऑब्जेक्ट को कहाँ ले जाऊँ ताकि ये जो यहाँ पर बनी ये दोबारा इसी पॉइंट पर फोकस हो जाए। बस इतना सा सवाल है। क्लियर है। क्वेश्चन समझ में आ जाएगा तो आप अपने प्यारे बच्चों इसको सॉल्व कर ही सकते हैं। सो आइए फटाफट से इसको समझने के लिए एक बेसिक सा फार्मूला आपको ध्यान है। शिफ्ट का कोई फार्मूला होता है थिन फिल्म से शिफ्ट का? यस सर, दैट शिफ्ट इज गिवन बाय, हाँ बेटे, t इंटू 1 माइनस 1 बाई म्यू। म्यू रिलेटिव होता है, म्यू रिलेटिव बोले तो म्यू ऑफ फिल्म विद रिस्पेक्ट टू प्यारे बच्चों सराउंडिंग, है ना। ये अपने को ध्यान रखना है, फिल्म का सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में आप लिखते हैं। चूंकि यहाँ एयर है तो ये क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इसलिए मैं लिख सकता हूँ दैट इज सिंपली t इंटू 1 माइनस म्यू ऑफ फिल्म ही आ जाएगा, है ना। कौन सी फिल्म? ये वाली फिल्म नहीं, ये वाली जो प्लेट, सॉरी दिस इज ए थिन प्लेट। तो ये अपना काम चल जाएगा। क्लियर है भाई। अब एक बात बताओ, ये कितना दे रखा है तुम लोगों को यार? ये अपने को गिवन है इसका म्यू 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 म्यू, ये रहा 1.50। ओके 1.50। इसकी थिकनेस कितनी है सर? इसकी थिकनेस है फिल्म की 1 सेंटीमीटर थिक। तो हो गया अपना काम। दिस इज़ 1 सेंटीमीटर, 1 माइनस, हाँ जी, ये कितना आ जाएगा, क्या ये आ जाएगा 1, और ये 1.5 को लिख सकता हूँ बेटे 3/2। तो यहाँ से जो मेरे पास शिफ्टिंग आएगी दैट कम्स आउट टू बी 1/3 सेंटीमीटर। ओके तो अब मैं आपको और डिटेल में प्यारे बच्चों क्वेश्चन समझाने वाला हूँ। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं इस लेंस की फोकल लेंथ कैलकुलेट करूँगा, है ना। शिफ्ट ये आ गई, ठीक है ना। फिर मैं लेंस की फोकल लेंथ कैलकुलेट कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे इनिशियल इन्फॉर्मेशन में गिवन है कि अगर ये लेंस है, ये ऑब्जेक्ट है और ये फिल्म पर इसकी इमेज बन रही है, तो प्यारे बच्चों u आपको गिवन है कितना सर? दिस इज 240 माइनस, यहाँ से v कितना है बेटे, क्या ये +12 हो जाएगा? तो क्या मैं इसकी फोकल लेंथ निकाल सकता हूँ? क्लियर है। तो यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा, इसकी फोकल लेंथ इतनी आ जाएगी। बस अब सुनो, 2 मिनट का काम है। हाँ जी, जैसे ही मैं फिल्म इंट्रोड्यूस करता हूँ तो फिल्म इंट्रोड्यूस करने पर ये रही, क्या आप जानते हैं कि जो यहाँ पर शिफ्ट थी वो अब यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगी, पॉजिटिव शिफ्ट है। तो रे की डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगी कितने से, 1/3 से। ये रहा, ये शिफ्ट हो गई। किसकी रखने पर? ये रखने पर ये यहाँ शिफ्ट हो गई। अब सोचो, क्या मुझे इसे यहाँ पे वापस लाना है? क्योंकि फिल्म तो इसी जगह पे है ना। बोलो भाई। तो सर इसका मतलब आप ये हुआ कि जो आपका जो इमेज आप एक्चुअल में बना रहे थे किससे, लेंस से, उस इमेज को 1/3 पहले बना दो। क्योंकि अगर ये इमेज 1/3 पहले शिफ्ट हो गई तो शिफ्ट जोड़ करके ये यहीं पहुंच जाएगी। नहीं समझ में आ रहा? आना चाहिए यार, ऐसा कैसे समझ में आया? ध्यान से देखो बेटे, क्या पहली सिचुएशन में यहाँ पे बन रही थी, क्या फिल्म के इंट्रोड्यूस होने पर ये आगे शिफ्ट हो गई? तो सोचो अगर फिल्म के इंट्रोड्यूस होने पर ये आगे शिफ्ट हो गई है तो क्या मैं फिल्म की प्रेजेंस होने पर इसको फिल्म के प्रेजेंस होने पर क्या मैं इसको यहीं लाना चाहता हूँ? तो सर इसका मतलब एक काम करते हैं, इसको एडजस्ट कर दीजिए ताकि इमेज यहाँ पर बने, ताकि जैसे ही फिल्म इंट्रोड्यूस हो तो 1/3 जोड़ करके सीधे यहाँ पहुँच जाऊँ। सवाल ख़त्म। तो हो गया अपना काम। चलें फटाफट से देखें क्या करना है अपने को।
ये कहानी समझ में आ रही है? तो इतनी की क्या आ गई प्यारे बच्चों, इतने पर इमेज बनानी है। मतलब अगर ये लेंस यहाँ रख दूँ, ध्यान से सुनना भाई, तो इस लेंस को यहाँ रखने पर ये कोई नया यू है। अगर मैं इमेज को यहाँ बनाने में सफल हुआ, कहाँ पर सर, ये 35/3 पर बनाने में सफल हुआ, तो सर जैसे ही फिल्म रखूँगा तो इसमें 1/3 की शिफ्टिंग और आ जाएगी, तो ये फाइनल इमेज यहीं पर फॉर्म हो जाएगी जहां पर पहले थी। तो ये बनेगी इमेज डिस्टेंस, ये बनेगी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। फोकल लेंथ प्यारे बच्चों आप निकाल चुके हैं, सीधे सीधे वैल्यू पुट करेंगे तो मेरे पास u की वैल्यू आ जाएगी -5.6 मीटर। इज दैट क्लियर? चलिए बढ़ते हैं आगे और करते हैं अगला सवाल। इन द डायग्राम शोन ए रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन द इंटरफेस बिटवीन द फर्स्ट एंड सेकंड एंगल स्लाइटली ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल। द लाइट सफर्स द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एट दिस इंटरफेस। आफ्टर दैट द लाइट रेज फॉल्स एट द इंटरफेस 1 and 3। ओके प्यारे बच्चों, देखो इंटरफेस आपको दिखाई दे रहे हैं। ओके, दिस इज, आई कैन से दिस इज द फर्स्ट वन। ओके, हाँ जी, ये द फर्स्ट वन, ये देखिए रे आई प्यारे बच्चों, फिर ये ऐसे चली गई, फिर ये ऐसे चली गई। अगेन इट सफर्स द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन होल्ड्स गुड। यहाँ पे आपको μ1 μ2 में क्या करना है, रिलेशन निकालना है। तो सबसे पहली बात तो हमें ये समझ में आ रहा है क्या प्यारे बच्चों, यहाँ पे TIR हो रहा है, तो इसका मतलब ये वाला मीडियम क्या होगा, डेंसर, ये वाला मीडियम क्या होगा, रेयरर, क्योंकि जब रे डेंसर से रेयरर में जाती है तभी तो भाई TIR होता है ना। फिर सोचो ये रे इधर आई, इधर आकर के फिर इधर चली गई, इसका मतलब सर ये हुआ कि ये वाला मीडियम अगर क्या है प्यारे बच्चों, μ3 है और ये μ1 है, तो ये जो μ1 है ये μ3 से भी बड़ा है, क्योंकि ये फिर डेंसर है और ये फिर क्या है, रेयरर। यानी कि ये तो समझ में आ रहा है कि μ1 बड़ा है μ2 से, साथ ही साथ समझ में आ रहा है μ1 बड़ा है किससे प्यारे बच्चों, μ3 से। लेकिन ऐसे काम नहीं चलेगा, रिलेशन किस किस में पूछ रहा है, रिलेशन μ1 μ2 μ3 में पूछ रहा है। तो एक काम करते हैं, थोड़ा सा हल्का सा समझते हैं और यहाँ पे लगाते हैं प्यारे बच्चों क्रिटिकल एंगल का कंसेप्ट। क्लियर है? आइए ज़रा ध्यान से समझें। ये वाला एंगल कितने डिग्री है सर, ये 90 डिग्री है। ओके, तो ज़रा देखें, हाँ जी, इस वाले डायग्राम को देखो प्यारे बच्चों, ये वाला एंगल C होगा तो क्या ये C होगा, बिल्कुल सही बात है। ये वाला एंगल कितना है, 90, तो क्या जो ये वाला एंगल है, इधर थोड़ा सा डिटेल में बना देता हूँ, ऐसे ऐसे ऐसे, ये C, हाँ जी सर, ये है 90 - C, तो ये है 90 - C। क्लियर है प्यारे बच्चों? ये क्रिटिकल एंगल कौन कौन से इंटरफेस के लिए, μ1 और μ2 के लिए, और ये क्रिटिकल एंगल कौन कौन से इंटरफेस के लिए, μ1 और μ3 के लिए। तो एक रिलेशन यहाँ से क्या आ गई सर, यहाँ से जो साइन C होगा दैट वुड बी यस रेयरर अपॉन डेंसर, यानी कि μ2 अपॉन μ1। क्लियर है? ओके बेटे, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, ध्यान से देखें, इस वाले सेकंड सरफेस की बात करते हैं। ये वाला एंगल कितना है, 90 - C, तो यार ऑब्वियसली यहाँ भी TIR हो रहा है, तो ये जो भी एंगल है, कौन से वाला, दैट 90 - C, क्या इट शुड बी ग्रेटर देन दैट क्रिटिकल एंगल फॉर दिस सरफेस। और इस सरफेस का क्रिटिकल एंगल क्या होगा, अगर आप ध्यान से देखें सर, ये होगा μ3 अपॉन μ1, यानी कि साइन इनवर्स μ3 अपॉन μ1। क्या बेटे बात समझ में आई ना, पक्के से, है ना? क्योंकि इस सरफेस के लिए अगर मैं यहाँ क्रिटिकल एंगल लिखूंगा साइन C डैश, तो ये होगा क्या, इस दिस भी μ3/μ1 होगा ना। और ये वाला जो एंगल है, कौन से वाला, ये C डैश, ऑब्वियस है यार, ये इससे छोटा होगा, तभी तो TIR हो रहा है, यानी कि ये बड़ा होगा किससे, C डैश से। यही मैंने यहाँ पे लिखा। चलो भाई, हो गया अपना काम। साइन 90 - C, यस, ये उधर चला गया भाई, इज़ वॉट, μ3/μ1। ये क्या आ गया प्यारे बच्चों सर, ये cos C μ3 प्यारे बच्चों, ये आ गया मेरे पास μ1। अब अपना काम हो गया है, यहाँ से मैं जानता हूँ यार cos C को क्या लिख सकता हूँ, दैट cos C कैन बी √1 - sin स्क्वायर C, है ना भाई। तो यहाँ से प्यारे बच्चों उसकी वैल्यू उठा के रख देंगे, क्या, 1 - ये वाला μ2/μ1 का होल स्क्वायर।
ओके हो गया अपना काम। यहाँ चलें तो जब इसकी वैल्यू उठा के यहाँ रख देंगे, μ1 इधर चला जाएगा तो क्या μ1 स्क्वायर माइनस μ2 स्क्वायर। बाकी तो तुम समझदार हो यार भाई, प्लीज़ सॉल्व कर देना, सॉल्व कर देना, सॉल्व कर देना। जब सॉल्व करोगे तो प्यारे बच्चों ये रिलेशन मेरे पास आ जाएगा। तो जो ऑप्शंस हैं उन ऑप्शंस के हिसाब से मेरे आंसर क्या होंगे, मेरे आंसर होंगे बी, सी और डी। तो क्लियर है, साइन थीटा याद रखना है, साइन सी छोटा अपॉन बड़े वाला। चलिए बढ़ते हैं आगे और करते हैं अगला सवाल। हाँ प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए, ये सवाल 3 लेंसेज का कॉम्बिनेशन है। अंदर लिक्विड है, दोनों तरफ क्या भरे हुए हैं, ग्लास भरे हुए हैं। द लिक्विड ऑफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.6 इज कंटेन्ड इन द कैविटी ऑफ ए ग्लास। स्पेसिमेन ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 एज शोन इफ ईच ऑफ द कर्व सरफेस हैज़ द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ इतने मीटर। तो आपसे कह रहा है द अरेंजमेंट बिहेव्स एज, इसका बिहेवियर प्यारे बच्चों आपको बताना है कि इसका बिहेवियर क्या होगा। यार सीधा सा लॉजिक है, सबसे पहला काम इसकी इक्विवेलेंट फोकल लेंथ निकाल लो। और इक्विवेलेंट फोकल लेंथ निकालते समय ध्यान रखें, घबराना नहीं है। सबसे पहली बात जो अपने को याद रखनी है, क्या याद रखनी है कि ये जो बीच वाला जो मसाला है, ये जो लेंस आप देख रहे हैं प्यारे बच्चों, जो लिक्विड का लेंस है, इसका सराउंडिंग मीडियम, इसका सराउंडिंग मीडियम एक्चुअल में ग्लास दिख तो रहा है, लेकिन इसका सराउंडिंग मीडियम एक्चुअल में ग्लास नहीं है। क्यों सर, साफ साफ तो दिखाई दे रहा है। मेरे कहने का मतलब प्यारे बच्चों ये है कि जब मैं यहाँ पर इक्विवेलेंट फोकल लेंथ का फॉर्मूला लगाता हूँ, 1/f इक्विवेलेंट इज 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3। तो जब मैं यहाँ पर इक्विवेलेंट फोकल लेंथ के फार्मूले में f1, f2, f3 लिखता हूँ, तो f1, f2, f3 आर द इंडिविजुअल फोकल लेंथ ऑफ द लेंस विद रिस्पेक्ट टू द सराउंडिंग मीडियम इज दिस वन, जो यहाँ है और जो यहाँ है, ना कि ये इसके बाहर वाला। बड़ा कमाल का कंसेप्ट है प्यारे बच्चों इस ऑप्टिक्स के प्रिंसिपल में, ऑप्टिक्स के चैप्टर में। ध्यान रखना, मतलब सर आप क्या कहना चाह रहे हो, मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर आपको ये 3 लेंस दिख रहे हैं 1, 2 और 3, तो जब आप इसमें f1, f2, f3 निकालेंगे तो कैसे तोड़ेंगे, इसको ऐसे लिखो, ऐसे लिखोगे तो यहाँ भी क्या है प्यारे बच्चों एयर, तो यहाँ भी क्या है एयर। क्लियर हो गई। ऐसे आप क्या निकालेंगे, f1 निकालेंगे। तो जब सोचो इसके बारे में लिखेंगे तो यहाँ ग्लास नहीं यूज़ करना है, बल्कि मैं क्या मानूंगा, मैं मानूंगा यहाँ भी एयर और यहाँ भी एयर। एक्चुअली में सराउंडिंग मीडियम का मतलब होता है जहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा हो और ये ऑब्जर्वर इसको देख रहा हो। क्लियर है ना बात। तो बस इतना सा लॉजिक है, बाकी तो कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। फोकल लेंथ आप सभी को निकालनी आती है ही, तो भावुक नहीं होना है। इसका सराउंडिंग मीडियम ये नहीं है, क्लियर है ना, इसका सराउंडिंग मीडियम भी एयर ही है, क्योंकि f1, f2 एंड f3 आर द फोकल लेंथ। f1, f2 and f3 are the focal length, yes, that is mu of length upon mu of surrounding minus 1 upon 1 r1 minus 1 upon r2। ये सब समझ में आता है। लेकिन ये जो सराउंडिंग है, ये सराउंडिंग इसके इधर उधर का नहीं, बल्कि सराउंडिंग जिसमें ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर दोनों के दोनों क्या हो प्यारे बच्चों, प्लेस्ड हो। तो आशा करता हूँ बात समझ में आ गई होगी। आइए फटाफट से इस क्वेश्चन को समझते हैं, कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। पावर ऑफ द लिक्विड लेंस लिखनी है तो देखो 1.6 माइनस 1 अपॉन 1 लिया है ना। क्यों? क्योंकि जो लिक्विड लेंस है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 1.6, और इसके बाहर, इससे मुझे मतलब नहीं, इस लेंस से मुझे कोई मतलब नहीं है। क्लियर ना भाई। तो ये मेरे पास मैंने सीधे सीधे फोकल लेंगे, पावर एक ही बात है यार। अरे कमाल करते हो। 1/f म्यू एल माइनस 1 अपॉन म्यू एस 1/r1 माइनस 1/r2 से क्या बेटे सीधे सीधे इसको पावर लिख सकता हूँ ना मैं, है ना। तो ये मेरे पास क्या आ गया, पावर ऑफ दैट लिक्विड लेंस, दैट इज व्हाट, दैट इज द 6 डायोप्टर। चलो भाई, अब पावर ऑफ किसकी निकाल सकता हूँ, कॉनकेव लेंस की। यहाँ आपको इंडिविजुअल निकालने आते हैं। देखो यहाँ भी आपने क्या किया, क्या 1.5/1 लिखा, और प्यारे बच्चों ये आ गया मेरे पास इसका। क्लियर है। टोटल पावर क्या करनी है, टोटल पावर ऑफ द सिस्टम इज व्हाट सर, टोटल पावर ऑफ दिस सिस्टम इज दिस, तो पावर ऑफ द सिस्टम इज दिस, तो क्या फोकल लेंथ वुड बी दिस। तो ऐसे करके मैं क्या कर सकता हूँ, फोकल लेंथ की वैल्यू कैलकुलेट कर सकता हूँ। आशा करता हूँ सब बच्चों को समझ में आया होगा। बस इतना ही ध्यान रखना है कि जो सराउंडिंग मीडियम है वो 2 लेंस नहीं है, बल्कि सराउंडिंग मीडियम का मतलब इंडिविजुअल लेंस जिस मीडियम में ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर होंगे उसके रिस्पेक्ट में होगा प्यारे बच्चों। क्लियर है। आइए बढ़ते हैं आगे और करते हैं अगला सवाल। बेटा अगर ध्यान रखें कि एक लेंस के दोनों
कि देखो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 5/3 है, इसका अलग है और इसका अलग है, थोड़ा सा डिफरेंट काइंड का क्वेश्चन है। आप देख रहे हैं ना इसको। तो इस क्वेश्चन को कैसे करना है ये अपने को ध्यान रखना है। थिन इक्वल कॉन्वेक्स लेंस हैविंग द रेडियस ऑफ कर्वेचर इतने इस प्लेस एश1, तो देखो उसके दोनों तरफ का सराउंडिंग मीडियम क्या है, अलग अलग। तो प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है ये वाला फार्मूला याद रखें, है ना, क्या, ये वाला फार्मूला, दैट्स इट, बस बात खत्म। जहाँ पे μ1 क्या है प्यारे बच्चों 5/4 है, μ2 ये रहा, μ3 ये रहा। सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करके मेरे पास क्या आ जाएगी, इमेज डिस्टेंस आ जाएगी। क्लियर है। प्लीज़ इस वाले फॉर्मूले को याद रखना है, बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना है। ये क्या है प्यारे बच्चों, लेंस है, ये μ1 है, ये क्या है μ2 है, और ये मेरे पास क्या है प्यारे बच्चों μ3 है। क्लियर है ना भाई। तो मेरा काम चल जाएगा। मैं ऐसे पैरेलल रेस कहाँ पे आकर के जमेंगी, है ना, वही तो पूछ रहा है यार आपसे। पैरेलल रेस इंसिडेंट ऐसे हो रही हैं, तो यू क्या हुआ, इन्फिनिटी हुआ, है ना भाई। यू मेरे पास यू मेरे पास क्या हुआ, यहाँ पे इन्फिनिटी हो गया, है ना भाई। देखो, और मैंने क्या किया, इसको जब सिंप्लीफाई किया तो ये रिजल्ट मेरे पास आ गया। क्लियर है। तो प्लीज़ इस रिजल्ट को प्यारे बच्चों आपको याद रखना है। आइए बढ़ते हैं आगे और करते हैं अगला सवाल। हाँ भाई, ए थिन सिमेट्रिकल डबल कॉन्वेक्स लेंस ऑफ पावर पी इज कट इनटू 3 पार्ट एज शोन इन द फिगर। द पावर ऑफ पार्ट ए, पावर ऑफ पार्ट ए, पावर ऑफ पार्ट बी, पावर ऑफ पार्ट बी, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर प्यारे बच्चों आप लेंस को ऐसे कट करते हैं, ऐसे, तो ऐसे कट करने पर पावर क्या रहती है, सेम रहती है। अगर पहले पावर p थी, अब p1 p2 है, तो p1 बराबर p2 बराबर प्यारे बच्चों p होगी। लेकिन अगर आप लेंस को कैसे कट कर दें, अगर आप लेंस को ऐसे कट कर देंगे, तो ऐसे कट करने पर अगर पहले पावर कितनी थी p, तो ये जो टुकड़ा है, इसका जो पार्ट है, इसकी जो पावर है प्यारे बच्चों ये हो जाएगी p/2, और इसकी जो फोकल लेंथ है, दैट फोकल लेंथ वुड बी 2f। इज दैट क्लियर। फोकल लेंथ वुड बी डबल एंड पावर वुड बी हाफ। अच्छा, एक छोटा सा सवाल और मुझे याद आ रहा है प्यारे बच्चों। अगर इस लेंस के साथ 4 मटेरियल जुड़े हों, n1, n2, n3 और प्यारे बच्चों n4, तो हमेशा ध्यान रखना है ये एक ऑब्जेक्ट की कितनी इमेज बनाएगा, ये एक ऑब्जेक्ट की 4 इमेज बनाएगा। क्योंकि जितने टाइप के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होंगे, अब देखो, अब ऑब्वियस है यार मटेरियल अलग अलग है, तो मटेरियल अलग अलग होने पर प्यारे बच्चों फोकल लेंथ चेंज हो जाएगी, f1, f2, f3 और f4, और फोकल लेंथ चेंज हो जाएगी। तो सोचो u तो सेम है, लेकिन अलग अलग फोकल लेंथ के लिए मटेरियल अलग अलग है ना। तो क्या मैं जानता हूँ 1/f इज इक्वल्स टू μ-1 1/r1 माइनस 1/r2 से म्यू चेंज हुआ तो f चेंज हुआ। तो सर इस सिचुएशन में क्या होगा, इस सिचुएशन में फोकल लेंथ अलग अलग, तो क्या सबके कॉरस्पॉन्डिंग इमेज अलग अलग। तो जितने मसाले उतनी इमेजेस प्यारे बच्चों क्या होंगी, आपके पास बनेंगी। क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं आगे और करते हैं अगला सवाल। ये डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है प्यारे बच्चों। इसमें हमने क्या किया, मैं थोड़ा सा यहाँ साफ साफ बना देता हूँ। एक लेंस ये, एक लेंस ये, और ये मैंने इस पर ऐसे, इसे बोलते हैं प्यारे बच्चों सिल्वरिंग। What is it called? It is called as silvering of lens। इसको हम लोग सिल्वरिंग ऑफ लेंस बोलते हैं प्यारे बच्चों। अब आपसे क्या कह रहा है, आपसे कह रहा है यार रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द लेफ्ट एंड राइट सरफेस ऑफ द कॉनकेव लेंस आर 10 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर। ये वाली कितनी है सर, जो लेफ्ट वाली है दैट इज 10 सेंटीमीटर, जो राइट वाली है प्यारे बच्चों वो है 15 सेंटीमीटर। द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर कितनी है, आर इज 15 सेंटीमीटर। ये वाली, इसकी जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो क्या है प्यारे बच्चों 15 सेंटीमीटर है। क्लियर है। तो आपसे क्या कह रहा है, आपसे कह रहा है इट इज़ इक्वलेंट फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन इज इतने इतने इतने। कंसेप्ट समझो, मजे करो, ध्यान देना क्या कंसेप्ट लगाना है। सबसे पहला तो प्यारे बच्चों इसको ब्रेक करें। कैसे ब्रेक करेंगे, इसको जब मैं ब्रेक करूँगा तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि एक लेंस ये प्यारे बच्चों, एक लेंस ये, और एक जो मिरर है, हाँ जी एक मिरर प्यारे बच्चों ये, ठीक है ना। तो एक बार यहाँ से रिफ्रैक्शन होगा, एक बार यहाँ से रिफ्रैक्शन होगा, और एक बार यहाँ से रिफ्लेक्शन होगा। ये पहली बार कब, जब यहाँ से प्यारे बच्चों रे आई होगी, आओ ये, फिर यहाँ, फिर यहाँ। अब सोचो यहाँ से टकराने के बाद यहाँ, यहाँ और यहाँ, तो ज़रा सोचो मिरर कितनी बार यूज़ हुआ, एक बार। लेकिन क्या रिफ्रैक्शन 2 बार हुआ, एक बार आते हुए और एक बार जाते हुए। क्या फिर यहाँ पे भी 2 बार रिफ्रैक्शन यूज़ हुआ, एक बार आते और एक बार जाते हुए। तो प्यारे बच्चों इस लेंस ने 2 बार हाथ आजमाया, तो इसकी पावर हो गई डबल। समझ रहे हैं, इसने भी 2 बार हाथ आजमाया तो इसकी पावर हो गई डबल।
यहाँ प्यारे बच्चों मैंने लिख दिया है m, यहाँ मैं लिखूँगा l। और इस मिरर ने कितनी बार हाथ आजमाया सर? इसने एक बार हाथ आजमाया है। ये हो गई सारी की सारी कहानी, क्लियर है ना? अच्छा, वैसे तो उसका डेरिवेशन भी है पूरा का पूरा, लेकिन कोई आवश्यकता नहीं है डेरिवेशन की। आप चाहें तो सीधे सीधे फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। व्हाट इज़ दैट फार्मूला? दैट फार्मूला इज़ 1/fm इज़ इक्वल्स टू 1/fm, ये है fm इक्वलेंट, -2/1/fl1 प्लस 1/fl2। आप समझ गए दो बार फैक्टर क्यों आ रहे हैं? क्योंकि लेंस ने दो बार अपने आप को यूज़ किया है और मिरर ने प्यारे बच्चों एक बार अपने आप को क्या किया है? यूज़ किया है। तो इससे मैं क्या कर सकता हूँ? इसकी इक्विवेलेंट फोकल लेंथ प्यारे बच्चों कैलकुलेट कर सकता हूँ। सही है। चलो भाई फटाफट से इसकी फोकल लेंथ को प्यारे बच्चों f1 कहूँ, इसकी फोकल लेंथ को f2 कहूँ। यार ये तो निकालना अपने को आता है यार। f1 आ गया प्यारे बच्चों, f2 आ गया, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया है तो क्या इसकी फोकल लेंथ r/2 आ गई? सर बिल्कुल सही बात है, ये भी मेरे पास आ गया है। बस इस वाले फार्मूले में वैल्यू पुट करूँगा और कर करके प्यारे बच्चों सॉल्व करके इक्विवेलेंट फोकल लेंथ कैलकुलेट कर लूँगा। ठीक है। वैसे तो सोच रहा था यार ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में पढ़ाऊँ क्या, लेकिन फिर सोचा चलो ठीक है, कोशिश करते हैं कि आप तक धीरे धीरे चीज़ें प्यारे बच्चों कनेक्ट होती चली जाएँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का ध्यान से देखने के लिए। तो ये था प्यारे बच्चों आज का ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का टॉपिक। भावनाएं अनंत हैं, लेकिन क्या करें, भावनाओं पर नियंत्रण रखना होगा, समय कम है, लेकिन कनेक्टेड रहिए प्यारे बच्चों। और मैं आपको बता दूं कि जो भी अभी 2019 और 2020 के पूरे पेपर आपको प्यारे बच्चों सॉल्व कराए जाएंगे, तब तक प्लीज़ इस क्रैश कोर्स के माध्यम से अपने पूरे कोर्स को फटाफट से रिवाइज करें और पूरे के पूरे सिस्टम को क्या करें प्यारे बच्चों, फॉलो करें। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, स्टे ट्यून्ड। प्यारे बच्चों, अगर आपको लेक्चर पसंद आ रहे हैं और मैं आपसे कहता हूं कि आपको लग रहा है कि ये टॉपिक भी सर से ही पढ़ना है और आप उसके लिए कोई आपकी क्यूरी है या कोई भी आपके किसी भी तरह का प्रॉब्लम है, तो आप इस टोल फ्री नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। टोल फ्री नंबर है 18002121 1800212799 1821 799 18002121 799।